अगर इमरान खान को नहीं निकाल सकते एटलीस्ट उनके साथ इनको तो डाल दो यार, थोड़ा तो दिल को तस्कीन मिले कि तीनों अंदर है। खान साहब इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड, तो डोनाल्ड ट्रम्प कहेगा कि भाई क्यों नहीं ट्रस्टेड, तो वो कहेंगे कि भाई उसामा बिन लादेन को शहीद कहता है, ठीक है ना। हमारी जब जलालत हो रही थी अफ़गानिस्तान में तो उसने कहा कि अफ़गानियों ने जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों ने जंजीरें गुलामी की तोड़ दी। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बागबान है, जिनकी अपनी सगी औलादें जो होती हैं ना वो धोखा दे वो जाती। सीपैक जिस तरह हमने प्लान किया है सिर्फ इलीट्स के लिए किया है। लोगों के पास अगर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पीसी बना रहे हैं, तो दिस इज़ ग्रोस इनइक्वालिटी। बट बलूचिस्तान में आपको हर जगह इस वक्त आर्मी सिक्योरिटी के बगैर ऑपरेट कैसे कर सकता है बलूचिस्तान? आपने अपने लिए खुद ही गड़ा खोदा है और अभी भी खोदते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि इसके और भी तरीके हैं रेजोल्यूशन के, बट यू डोंट वांट टू गो देयर। डू यू थिंक आज नहीं तो कल पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा बिटवीन आवर टू फादर्स, अमेरिका एंड चाइना? हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द उज़ैर एक्सपीरियंस। एक टाइम था इन्होंने बोला हमारा पॉडकास्ट द मार्क्सिस्ट एक्सपीरियंस है। अब तो मार्क्सिस्ट से ज़्यादा उज़ैर खुद अकेले ही आ चुके हैं, तो उज़ैर एक्सपीरियंस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, सभी जानते हैं। कैसे हैं आप? ऑल गुड, गुड टू बी बैक इन दिसंबरिस्तान, कराची। शादी सीजन। कराची ने आपको कल डिसअपॉइंट किया? नहीं, दिल्ली से कराची हार गए? ने दिल्ली कैपिटल से कराची किंग्स हार गए? नहीं, कोई नहीं हारे। इट वाज रियली गुड। हमने फॉर कॉन्टेक्स्ट इद्रीस ने हारी का ही और कंपैरिजन किया। आई थिंक इट वाज वेरी गुड, आई एंजॉयड इट, सो थैंक यू फॉर टेकिंग मी देयर। और ओनली डिफरेंस वाज कि जहाँ मैंने दिल्ली की निहारी खाई थी उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो असली घी से बनी हुई थी, सो दैट वाज द ओनली फ्लेवर डिफरेंस। अदरवाइज वाज फॉर एवरीबॉडी इन कराची हाजी इदरीस निहारी। बिल्कुल। हम तो नहीं दिल्ली जा सकते, तो हमारे लिए बेस्ट यही है। सिंस अब हम इंडिया की बातें करने शुरू हो गए हैं, आपके लिए मैंने सटली ये शर्ट पहनी मैसेज देने ब्लू के पहननी लिए। चाहिए। अच्छा, नहीं आप तो Manmohan Singh recently passed away. I think you've spoken a lot about the economic reforms that he brought and how that changed India. What are your views on his legacy and what he did for India? I mean, look, Manmohan Singh Saab is an inspiration for not only Indians but for most people in South Asia, in the sense के migrant partition के बाद rose up in near poverty, pulled up and achieved a lot as a technocrat, और उसके बाद उन्होंने मुल्क चलाया और उसमें रिफॉर्म्स पुश किए 90s में, उस वक्त जब इंडिया अपना सोना गिरवी रखवा रहा था, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ अमेजिंग टू सी कि एक शख्स जो पार्टीशन के बाद इंडिया में आया नियर पावर्टी, उसकी रिफॉर्म्स ने फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को पावर्टी से आगे निकाला। आइकॉनिक प्राइम मिनिस्टर, and I think it's a huge loss, but his legacy lives long and has achieved a lot and inspired a lot more people in India as well and all over the world. देखिए, मुझे पटवारिस्तान के लिफाफे आ चुके हैं, तो हमें तारीफ़ करना ज़रूरी। कल परसों जुगनू मोहसिन आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं जब मनमोहन सिंह से मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय, आई डोंट थिंक शी सेड इंस्पायर्ड, बट शी सेड ये जो नवाज शरीफ कर रहा है प्राइवेटाइजेशन, इट्स ग्रेट एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम इट। इसी तरह की बात की थी। डू यू हैव अ टेक ऑन दैट कि वो जो 90s की, एंड ऑब्वियसली वो इलीगली नवाज शरीफ आए थे, इलेक्शन रिग हुए थे, मसले मसाइल थे, बट वो जो एक प्राइवेटाइजेशन पुश नवाज शरीफ ने किया था, डू यू थिंक पाकिस्तान मिस द मोमेंट देयर, एंड अगर वो चलता तो शायद कुछ बेहतर हो जाता काम? I think of course Pakistan missed that moment, और पाकिस्तान का क्योंकि it had tried to under the Bhutto, and you've talked about and talked to a lot of people with different views on this, right? But my view on this was कि भुट्टो की जो nationalization थी उसने पाकिस्तान को काफ़ी पीछे धकेला था, और उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन का पुश था वो अगेन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 90s में a lot of economies including India in our region went through that liberalization period and deregularization period. पाकिस्तान में वो बात आगे चल इस वजह से नहीं सकी because politics ultimately came in the way, number one. I think number two, जो अगर आप कंपेयर करें even looking beyond मनमोहन सिंह साहब, there was an entire bureaucracy and a thinking setup in India that had done the hard yards, और उस पर काफ़ी research भी हो चुकी है on what needed to be done at what pace. Pakistan didn't really have that.
तो उसकी जब आपके पास बेंच नहीं होती इंटेलेक्चुअली कि करना क्या और किस तरह आगे बढ़ना है, तो वो रिवर्सिबल भी बड़ी आसान से होता है. तो पाकिस्तान में वही हुआ बिकॉज ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ that lack of depth intellectually, it just didn't go to the next level in that आई sense. थिंक ये गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ के इसी बात पे फड्डे चल रहे थे उस टाइम पे, राइट? बिल्कुल. और उस वक्त जो स्टार्ट हुआ स्टेट बैंक के रिफॉर्म्स, वो रिवर्स हुए फिर थोड़ी देर बाद. फिर इरशाद हुसैन के ज़माने में स्टेट बैंक के रिफॉर्म्स आगे बढ़े ड्यूरिंग द मुशर्रफ डिक्टेटरशिप. But until then, there was lack of clarity on what needs to be done. And even then, Pakistan ने कभी वो abandon नहीं किया the idea of what is quote unquote the nanny state. But even in Pakistan, it's the nanny state. Let me correct it by saying it's the nanny state for the elite, right? We've talked about that a lot as well. But that nanny state concept never went away. So the idea that the market should do certain things on its own with regulators doing the job of regulating, that never took hold in Pakistan and has never taken hold even until today. ये तो हमने खैर रोने बहुत ज़्यादा रो दिए हैं. लुकिंग फॉरवर्ड, अगर अब हम कहें कि अच्छा जी थोड़ी बेस बन गई है, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, अब चीज़ें IMF भी आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़े ख़राब हो गए हैं, बट ओवरऑल ज़रा कुछ लास्ट टाइम आपने कुछ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला था, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया है. नॉट फॉर द कॉमन पर्सन, उसकी ज़िंदगी तबाह है. तो looking forward, can we build on this? I think most definitely. I think 2025, generally speaking, Pakistan mein will be a half decent year with a big asterisk. और वो asterisk क्या है? Number one asterisk है कि क्या oil prices जो हैं इस वक्त $70-80 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में, वो उस प्राइस पे रहती हैं कि नहीं. द प्रोजेक्शंस आर दैट दे विल रिमेन बिनाइन, और उस पर हम बात कर सकते हैं कि क्यों. नंबर एक. नंबर दो कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे हैं. दे माइट नॉट be cut as aggressively in 25 as people were projecting, but still interest rate environment has improved. That increases the ability of Pakistan to access capital, which is always good for a country like Pakistan that needs capital. So external factors are in the favor. Internal factors primarily जो major चीज़ें करनी थी जिससे शॉक आता है सिस्टम के अंदर, वो हो चुकी हैं. तो inflation has come down, which is good. Money growth has eased, which is good. The government is by and large committed to pursuing the IMF program, which primarily is कि आपने IMF का जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है उसको कंट्रोल में रखना है, करंट अकाउंट को कंट्रोल में रखना है. तो आई थिंक स्टेबिलिटी इज़ दी sort of base case scenario for Pakistan right now. Now, does that mean growth? No. And in fact, if there is too much growth, then you run the risk of destabilizing the entire system. तो मैं कल कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, तो हम यही कह रहे थे कि अगर आप 12-18 महीने पाकिस्तान की बिजनेस साइकिल को देखें आगे यहाँ से, तो दिस इज़ द टाइम टू मेक सम मनी एटलीस्ट. कैसे यार, स्टॉक मार्केट आप देखें कहाँ चली गई है, 60,000 से 1 लाख के ऊपर, राइट? एंड दिस इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. somebody was telling me कि real estate की prices are back to slowly inching up as well. So asset prices are going up, right? So अगर आपके पास, again, I'm saying for the person who has some capital in this society, उसके लिए returns are easier, relatively easier to get for the तो next लोग 18 स्टॉक मार्केट months. में पैसे लगाएं, लगा रहे हैं, दबा के लगा रहे हैं. So और जिनको नहीं समझ में आती वो म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा दें. एंड Passive अगले investment. साल है इसमें पैसा. हाँ, पैसा लग रहा है, नजर आ रहा है. एंड I mean, it's not financial advice. never. I can't give financial मैं तो अपने लिए advice. सोच रहा हूँ, लोगों का हाँ. फायदा हो जाए तो हो जाए. मैं तो खुद सोच रहा हूँ, हाँ. because I don't understand. और so see, like you have basic asset prices that will come up because अभी भी जो price to earnings ratio है पाकिस्तान का, वो बहुत कम है because of the crisis itself. इन्फ्लेशन शॉक है तो रियल इकॉनमी में भी ग्रोथ आना शुरू हुई है. लाइक गाड़ियों की सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं और फाइनेंसिंग इज पिकिंग अप. सो बाय एंड लार्ज जो मैक्रो इंडिकेटर्स जिसे कोई भी इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक एनालिस्ट देखेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को जज करने के लिए, दे आर ऑल लुकिंग ईदर गोइंग फ्रॉम रेड टू येलो और येलो टू ग्रीन in the next 12 to 18 months. तो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ फिनोमिनल? Not phenomenal, but he's done, Aurangzeb has done the base case thing that he was brought in power to do for, right? ये जो उनको सेनेटर बनाया और to get the IMF program going, तो वो जो चीज़ें उन्होंने करनी थी वो उन्होंने कर दी हैं.
एंड आई थिंक अब रिस्क ये होता है पाकिस्तान में कि अब आपने ग्रोथ जनरेट करनी है, राइट? कुछ 3% पे ऑब्वियसली नो वन इज हैप्पी 2.5-3% पे, एंड दैट्स वेयर द फंडामेंटल प्रॉब्लम स्टिल लाइज कि अगर आप 3 से 3.5-4 पे जाएंगे तो यू विल रन द डेफिसिट्स दैट you always have because you haven't done the basic reforms in the economy. उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, so we don't need to go back there, but that's the problem. I think it's कि चले आपने घर बनाने के लिए बेस बनाना था, we're now looking के बेस बन चुका है, बट वो कोई एक्सकेवेटर मंगवा के टेक्नोलॉजी मंगवा कर नहीं, वो आपने स्लेव लेबर यूज़ करके, तो वो जो गरीब तबका है उसी की मतलब कुछ क्रिएटिव तरीके तो नहीं ढूंढे इन लोगों ने स्टेबलाइज करने के। उन्होंने बोला जो टैक्स दे रहा है वो और टैक्स देता रहे, गरीब तबके को और पिसाओ, और जो IMF कह रहा है वो करते जाओ, अपने पर्क्स बढ़ाते जाओ। पंजाब असेंबली ने माशाल्लाह नॉट इवन डबल, अच्छे खासे अपने रिसेंटली सैलरीज बढ़ाई हैं उन लोगों ने। तो ऐसा क्या आप लोगों ने काम किया है कि यू गाइस डिजर्व 2x 3x बम्प इन योर सैलरी एट अ टाइम जब लोग रोटी नहीं खा सक रहे? नो, दैट्स द बिग इशू। और अभी मैं सुबह डॉन पढ़ रहा था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर कहा है कि वी नीड यूनिटी फॉर चेंज इन टैक्सेस और सबने इक्वल शेयर देना चाहिए, और पाकिस्तान सेम टॉकिंग पॉइंट्स इज बीन रिपीटिंग फॉर ओवर ईयर व्हिच आर द राइट टॉकिंग पॉइंट्स, बट द क्वेश्चन इज के what are the legislative changes or the procedural changes you brought in to change that, right? Okay, 9% पे tax to GDP है, you argue as the finance minister कि you've tapped out of the resources from that you can extract from ordinary citizens, जो salaried class है basically, और जो formal corporations हैं पाकिस्तान की। आप कहते हैं कि आपने उससे आगे जाना है, लेकिन वो अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो वो जब नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप ग्रोथ जनरेट नहीं कर सकेंगे उसमें। एंड द थिंग दैट आई सॉर्ट ऑफ वुड point out to the folks in Islamabad and Rawalpindi in particular, because those are the ones that get agitated about more growth, right? कि आप दो चीज़ों पे नज़र रखें अपनी, आपने सिर्फ इंश्योर करना है कि इन्फ्लेशन शॉक्स ना आए पाकिस्तान के अंदर विच आर रिलेटेड टू थिंग्स लाइक करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड एट्सेट्रा, और मनी ग्रोथ जो है सिस्टम में वो कंट्रोल पे रखी जाए। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और इन्फ्लेशन कम रखेंगे आप और उसी चीज़ को मेंटेन रखेंगे, दैन गुड थिंग्स नेचुरली हैपन इन एनी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द कैपिटल फ्लोज दैट विल अकर बिकॉज ऑफ दैट बिनाइन एनवायरनमेंट। तो आप उस पर ही अगर करें, उससे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ ना करें, तो चीज़ें फिर भी खुद बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने वहाँ छेड़छाड़ करके जो है ग्रोथ जनरेट करने की कोशिश की, तो फिर आप वापसी से मसले में चले जाएंगे वेरी क्विकली। बट ये आप जो कह रहे हैं खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो नॉर्मल मुल्कों में होती है ना। तो हमारे मुल्क जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं अच्छा, लोगों को ये नहीं पता आज टैक्सेशन है कल टैक्सेशन है। कल मेरे जो दोस्त अमेरिका से आए हुए हैं, ही वाज कंसिडरिंग मूविंग बैक, सो देन वी डिस्कस टैक्सेशन, बट लाइक यू नो इस तरीके से हमारी टैक्सेशन बड़ी कम हो जाएगी अगर तुम वहाँ काम कर रहे हो और पाकिस्तान में हो। एंड आफ्टर लाइक 15 मिनट्स ऑफ दिस ड्रीम लाइफ वी लाइक, बट ये नहीं पता कि अगले साल जो ये 1% टैक्स देना है ये 30 ना हो जाए। तो बेयर इन माइंड कि अगर आप ये सारा कैपिटल मूव करेंगे, बेयर इन माइंड ये बदल सकती है पूरी दुनिया किसी भी वक्त, नॉट नोइंग। नो, दैट्स अ फेयर पॉइंट, राइट? तो वो जो अगेन जो न्यू कैपिटल फ्लो फ्रॉम अब्रॉड है वो आपके पास नहीं होगा इन दैट स्टेटस को जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, राइट? बट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी आदत हो चुकी है इस तरह के शॉक्स की, वो फिर भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करेंगे प्रोवाइडेड देयर सम क्लैरिटी एंड सम फोरकास्टिंग इन टर्म्स ऑफ के आप बेसिक चीज़ों को आउट ऑफ वैक नहीं जाने देंगे। फॉर एग्जांपल ये ना हो कि एक बार फिर जो है एक हुकूमत कहे कि हम एनर्जी प्राइसेस फ्रीज कर रहे हैं 6 महीने के लिए वाइल ऑयल प्राइसेस आर $100 अ बैरल। ये ना करें तो फिर भी क्लैरिटी रहेगी, राइट? तो यू कैन प्लान फॉर दोज थिंग्स, बट अगेन द बेस केस इशू अराउंड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबिलिटी, रेड टेप, टैक्स पॉलिसी, कल की क्या अप्रोच होगी, फाइनेंस मिनिस्टर खुद कितनी देर रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली इम्पैक्ट करती हैं और उसकी वजह से नया कैपिटल इस तरह नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो इफ़ यू नो, बट एग्जिस्टिंग प्लेयर बहुत बड़े हैं, उनको जहाज़ से ऑफलोड कर दिया क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी उनसे IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पे प्रेशर डाला जाए। तो मतलब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी मेरे ख्याल से इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप पैसा बाहर ले जाने देते नहीं है। आई थिंक वो जो सारी रिस्ट्रिक्शंस है, पार्ट ऑफ व्हाट कैसर बंगाली आल्सो आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ नेशनलाइजेशन इज के भाई वो सारा पैसा ले जाके जा रहे थे। तो यस, क्या शुड इट बी ईजियर टू टेक मनी आउट ऑफ पाकिस्तान? एब्सोल्युटली,
बट अगर आप अलाउ करते हैं तो सब चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो उसमें देखे ना कि अगेन आप अलाउ करने के अलावा भी ये है कि अगर आप एक कॉरपोरेशन है, उसने प्रॉफिट्स कमाए हैं, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन रुक जाती है हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान के अंदर, फिर वो बैकलॉग होता है, फिर वो पैसे आते हैं तो फिर वो अलाउ कर देते हैं उसको. That's not how you do business in any country. IPPs की आपने बात की तो दिस इज़ द थिंग राइट कि ये जो लेट समर के अंदर IPP की नेगोशिएशन हुई 5 IPPs की, आप फोर्सिबली सम ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं डीप पॉकेटेड इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, उनको आप ऑन द बैरल ऑफ अ गन लिटरली रीनेगोशिएट करवा रहे हैं उनके सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया एज द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. आप वो फोर्सिबली करवाते हैं और फिर मार्केट के अंदर ही जाते हैं ड्यूरिंग दैट एंटायर प्रोसेस कि PIA प्राइवेटाइज कर रहे हैं. तो भाईजान जिन लोगों ने ख़रीदनी है PIA, उन्हीं को आप टेबल पे ज़बरदस्ती ला के कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट कर रहे हैं और उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही उन्हें कह रहे हैं कि ख़रीद लो ये. तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपसे ख़रीदेगा उस वक्त PIA का एसेट. उस प्राइवेटाइजेशन के और इश्यूज थे, उस पर भी हम जा सकते हैं, बट इवन इन दैट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस परफेक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशंस परफेक्ट हैं. यू आर हर्टिंग इन्वेस्टर्स while telling them to buy more assets does not make any logical sense. As against as I am of this corporation elite, real estate elite तो उससे भी बुरा है ना. तो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रियल एस्टेट के साथ मिलकर अभी कोई रियल एस्टेट ही बाय कर रहे हैं ना. That was the only offer on table. जिसकी अपनी जो schemes हैं वो according to the documents that were covered in the news media were illegal, declared illegal by the Rawalpindi Development Authority or whatever रियल that is. एस्टेट स्कीम पाकिस्तान में शेडी नहीं है. ये तो by shady standards भी जो है ना वो red of red में आती अब थी. तो रियल एस्टेट वालों ने पॉडकास्ट भी लॉन्च कर दिए हैं भाई. मैं इतनी जो रियल एस्टेट की बजाता हूँ, खैर चैनल तक लॉन्च हो गए भाई मैं आया हूँ कराची तो इंस्टाग्राम रील्स पे बिकॉज ऑफ जियो लोकेशन मुझे आना वीडियो शुरू हो गई कि अगला साल जो है वो रियल एस्टेट के लिए बूम का साल है और अभी आप प्रॉपर्टी खरीद लें और बस ऊपर ही जाने वाली है क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं और सब हो गया है. तो ये जो पाकिस्तान में 24 मिलियन PTI सपोर्टर्स हैं, इन्होंने जब DHA में प्लॉट बेचे तो प्रॉपर्टी प्राइस नीचे नहीं आई. कुछ मिलियन प्लॉट्स तो बिके होंगे. अभी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ. कोई नहीं बिका. नहीं, वो उन्होंने बोला था फिर बायकॉटिंग फौजी प्रोडक्ट्स. तो कम से कम नहीं 24 में 240 में से कम 1 मिलियन तो DHA में नहीं. तो वो कहते हैं कि वो तो उन्होंने अपने पैसों से हलाल के पैसों से लिए हैं. तो उस पे बॉयकॉट क्या बनता है? नहीं तो बनता. नूरपुर दूध हराम के पैसे से ले रहे थे ये वो. हाँ. अच्छा चलो ये मान तो रहे हैं वो कि घर हमने हलाल से लिया था. दूध नहीं, वो कहते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो पुरानी हो गई है वो तो फिर जायज़ थी ना. नहीं भी कहेंगे. आई मीन ऑल दीज पीपल हु कंप्लेन अबाउट सिंध एंड PPP, वो बहरिया टाउन में जाके फाइलें ले रहे होते हैं. हमने कि बहरिया टाउन बना कैसे, पहले तो मुझे ये बताओ ना. एंड अभी भी कंटिन्यूली एक्सपैंड हो रहा है. वाइल 190 मिलियन पाउंड्स केसेस बहरिया टाउन एक्सपैंड हो रहा है. बहरिया टाउन 2 के एड्स आ रहे हैं. इट्स अ लवली कंट्री. सबसे मुझे तो इंटरेस्टिंग अगेन वो रेमिटेंस वाली आर्ग्यूमेंट लगती है कि रेमिटेंस बॉयकॉट होगा. मैंने कहा भाईजान वो रेमिटेंस जो है वो आपके खानदान में जा रही है तो आप नहीं भेजें. भाई तेरे बाप की किडनी डायलिसिस के लिए वो पैसे हैं, वो शहबाज शरीफ की जेब में नहीं जा रहे. तेरी माँ को शुगर है इसलिए तू रेमिटेंस भेज रहा है भाई. तो I don't know. That doesn't make sense. Yeah, and I think overseas पाकिस्तानीज ने भी ये आर्ग्यूमेंट नहीं बाय किया, इसलिए जो सारे ग्राफिक्स भी आए हैं नो राइट्स नो रेमिटेंसेस वो सब ये आए. किसी ने मार ये साइन तक नहीं पकड़ा. नहीं, it doesn't make sense. And again, like that money, overseas Pakistanis again जो main contingent है, जो vocal है, जो आपको और हमें social media पे नज़र आता है, वो primarily from a Pakistani perspective elite Western demographic है. I live in the United States, so I'm part of that demographic as well. But the bulk of the remittances that flow, UAE and Saudi, वो blue collar laborer है यार. उसने अपनी बेचारी अम्मी की दवाई के लिए पैसे भेजने हैं, उसने अपनी बच्ची की एजुकेशन के लिए पैसे भेजने हैं. और वो primarily again आप डेटा उठा के देख लें, it's a bit dated, but broadly speaking खैबर पख्तूनख्वा की एवरेज हाउस होल्ड की तकरीबन 10% ऑन एवरेज इनकम जो है वो रेमिटेंस से आती है. That's a big chunk of money for an ordinary household in Khyber Pakhtunkhwa, right? Or a place like Punjab or Sindh. तो अगर आप कहेंगे 10% जो आ रही है तनख्वाह घर के खर्चे की वो एक मज़दूर बाहर से भेज रहा है, तो वो
कोई वो इतना पागल का बच्चा नहीं है कि वो भेजना रोक दे उसको, वो कर ही नहीं सकता वो चीज़, बिकॉज इट इज़ व्हाट हिज हाउस होल्ड रन्स ऑन. तो इट्स अ वेरी डम आर्ग्यूमेंट टू मेक कंटिन्यूसली दैट वी विल बॉयकॉट रेमिटेंसेस बिकॉज दैट्स नॉट गोना हैपन. नहीं, बट पीटीआई करेगी तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा अनाउंस कर दे कि रेमिटेंस जो खैबर पख्तूनख्वा में आ भी रहे हैं हम नहीं लेंगे. खैबर पख्तूनख्वा आप कोई फॉरेन इनकम नहीं लेगा, यूएस एड के अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर देगा. खैर अब तो शुरू कर देगा. तो हाँ कर दें आप प्रोविंशियल लेवल पे कर दें, आपको करना है. हाँ नहीं, वो नहीं हो सकता. और वो इट्स अ रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट टू कंटिन्यूसली मेक. और फिर वो उसके अंदर आगे चले जाते हैं कि जी हम जो है रेमिटेंस, अच्छा पूछो उनसे कि अच्छा रेमिटेंस ना भेजने से क्या होगा, लेट्स गेम दिस आउट, राइट. अच्छा जी रेमिटेंस नहीं भेजेंगे तो मुल्क में इकॉनमी ख़राब होगी. अच्छा जी मुल्क में इकॉनमी ख़राब होगी क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है. बिल्कुल ठीक. पाकिस्तान डॉलर्स की पेमेंट नहीं कर सकेगा तो क्या होगा? अच्छा जी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा. अच्छा जी डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा? सोसाइटल क्राइसिस बनेगा. अच्छा जी सोसाइटल क्राइसिस होगा तो सोसाइटल क्राइसिस जितने भी दुनिया में आप देख लें क्राइसिस होते हैं तो उससे ट्रांजिशन होती है रेजीम की, रेजीम कोलैप्स कर जाता है. अच्छा जी रेजीम कोलैप्स करता है या तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या वो कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोटेस्ट के अंदर रेवोल्यूशन एक तरह से लेके आता है, विच इज़ व्हाट वी सॉ इन बांग्लादेश फॉर एग्जांपल. दोनों सूरतों के अंदर डेमोक्रेसी आगे नहीं जाती. दोनों सूरतों के अंदर सिस्टम जो है वो जाता है सिक्योरिटी ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की तरफ, जहां आपको स्टेबिलिटी चाहिए. इवन इन बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर यूनुस इज़ करंटली रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली, राइट. तो वो फिर then you say okay, if you play this out then Pakistan's democracy takes even 10 further steps back, as broken as it is right now, 10 more steps back. फिर क्या करेंगे? वो जवाब नहीं होता. नहीं बट साइन तो सारे वही थे ना, इमरान खान और मार्शल लॉ. तो they're happier with the alternative, and I think even a lot of sane voices from that end are now like यार बस सामने ही आ जाओ ना, लगा ही दो फिर. क्यों ये शहबाज शरीफ, जरदारी की तो शक्लों से लोगों को नफरत है ना. देयर जस्ट लाइक इनको फारिग करो. हाँ, अगर इमरान खान को नहीं निकाल सकते एटलीस्ट उनके साथ इनको तो डाल दो यार, थोड़ा तो दिल को तस्कीन मिले कि तीनों अंदर है. और उसके अंदर भी इवन व्हेन यू लुक एट दीज गाइज, अभी वो जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुई अफगानिस्तान में, आई वाज आस्किंग सम पीपल हु फॉलो दिस मच क्लोजर एंड आई वाज लाइक कि भाई इसका फॉर्मल प्रोसेस क्या फॉलो हुआ टू डिसाइड ऑन द एयर स्ट्राइक्स. सर कौन से मुल्क में रह रहे हो यार? यार तो नहीं तो देखो ना, अगेन देयर इज आल्सो द फसाड. एक फसाड भी होता है ना फॉर्मल प्रोसेस का, तो वो भी नहीं हुआ, राइट. और वो हो गई. अच्छा जी हो गई. अब उसके बाद जो है फॉरेन ऑफिस एक इशू कर रहा है स्टेटमेंट, फिर ISPR ने ऑब्वियसली इशू की स्टेटमेंट, एंड आई वाज लाइक वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं? किसी भी हाफ डिसेंट मुल्क के अंदर जब ऐसी क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक होती है तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके आवाम को बताता है कि हमने ये क्या. मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब हैं किधर? सर अमेरिका में नहीं होते सिचुएशन रूम में लोग टीवी देख रहे होते हैं, एटलीस्ट यार एक शहबाज शरीफ की तस्वीर है भाई, उनको बताया था टीवी पे जीतो पाकिस्तान लगा दो. सर आपका विजन है वो कोई वो ये ना कहे कोई बस तस्वीर तो सिचुएशन रूम में बैठे में शहबाज शरीफ देख रहे हैं. मैंने कहा एक फसाड तो बना दो ना कि भाई वो इंचार्ज है. दिस इज आई थिंक दिस इज ऑल्सो व्हाट रब्स पीपल द रॉन्ग वे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, के एज क्या कहते हैं rigged as the 2018 election was, Imran Khan still operated as a figurehead prime minister. वो स्टेटमेंट्स देते थे, वो कुछ चीज़ों पे अभिनंदन का पूरा इशू हुआ था. देयर वाज अ होल थिंग, यू एटलीस्ट हैड द फसाड ऑफ सम सिविलियन बीइंग इन चार्ज. इस पे तो वो भी नहीं है. नाम लाइक यार कम से कम प्रिटेंड ही कर लो कि आप वज़ीर आज़म साहब हैं और इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई है क्रॉस बॉर्डर. उसके बाद रिप्राइजल्स भी आए हैं पाकिस्तान के ऊपर, वापस काउंटर अटैक्स भी हुए हैं, बट योर MIA इट्स रिडिकुलस. आई थिंक वो अपना था ना. सो द मिलिट्री PR वाज इमरान खान PR, सो इट वाज द सेम थिंग. तो उन्होंने अपने ही इदारे का एक नुमाइंदा बना के उसकी PR कर रहे होते थे. एंड फॉर पीपल हु से एस्टैब्लिशमेंट आउट, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट आपके जो न्यूज़ एंकर्स हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, कोई उनको मना नहीं करता. उनको बोलता है आप खुली गालियाँ दें, शहबाज शरीफ को गालियाँ दें, बिलावल भुट्टो को गालियाँ दें. तो ऐसा कोई नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट आउट जो हैं वो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को डिफेंड कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा. बट विद इमरान खान इट वाज द सेम थिंग, इट वाज कंसिडर्ड द सेम थिंग कि आप एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं बोल सकते और इमरान खान को भी नहीं बोल सकते. यहाँ पर ऐसा नहीं, आई एग्री, बट उसके अंदर भी स्टिल यू कैन हैव योर ओन कॉम्स PR स्ट्रेटजी, राइट. बट शहबाज शरीफ की नहीं है, वो नज़र भी नहीं आती. एंड आई थिंक इट्स अ बिट
ridiculous that he doesn't even have that. तो उसकी वजह से लोगों को और जो है वो ज़्यादा जो है वो नफ़रत होती है कि भाई ये तो है ही फिगर हेड. यार आई थिंक लोगों को अच्छा भी लगता था, स्पेशली अगर सोशल मीडिया देखें. हैंडसम इमरान खान, आई थिंक शहबाज शरीफ अगर ट्राई भी करे तो भी लोगों को पसंद नहीं आएगा. Fair enough. आई मीन दे ट्राई रिलीजिंग सेम टिकटॉक्स, गाड़ी से उतर रहे हैं, ये वो चलते नहीं है ना. हाँ, वो प्रोडक्ट चलते वो नहीं वाली है. नहीं है ना, वो चलते मार्केट आप नहीं कर है. नहीं सकते उन्हें इस वो तरह. चलते नहीं है. बट या आई एग्री, स्पेशली यार आप अगर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं, कुछ एक स्टेटमेंट आ जाए. ओबामा भी तो आया था, वी किल्ड ओसामा, तो वो और उसमें देखो वी किल्ड हिम लाइक अ डॉग, Yeah. वी किल्ड हिम, ही वाज अबू लाइक अ डॉग, बकर अल बगदाद. Abu Bakr al-Baghdad died like a dog. Yeah, कुछ You know who मतलब- Shane Gillis is? No. Shane Gillis has this great bit where he's like, Obama इतना dignified आया था, we got Osama tonight, we did it, mission accomplished. And then Trump came, died like a dog, yes, amazing. वो उसकी जो है वो मार्केट जो है वो येलो स्टोन की मार्केट है, वो उसको अपील कर रहा है. ओबामा जो है वो थोड़ा होमलैंड टाइप. यार is the funniest president Yeah. you've ever had. हाँ यार है He's वापसी. hilarious. अभी तो आया नहीं है, फड्डे शुरू हो गए हैं He's हमारे यार. hilarious. Jimmy Carter साहब इंतकाल कर गए, one of the better ones. As the Politico headline में पढ़ा था, the last evangelical progressive president America had, which was interesting as a framing. And also told Obama कि भाई पैलेस्टाइन को recognize कर लो. Straight up said it. Yeah. What also is interesting, so I've been reading this book called I'll share it with you as well. You will enjoy the read. I'm not done yet. It's called The Rise and Fall of the Neoliberal World Order. तो वो ट्रेस करता है न्यू डील के बाद किस तरह ही इज़ एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन हाउ द न्यू थिंग रोज अप एंड इट्स एंडिंग नाउ प्रीटी मच और हैज़ एंडेड विद ट्रम्प 1.0 सम वुड आर्ग्यू. तो उसकी इंटरेस्टिंग बात जिमी कार्टर की ये थी उसके अंदर कि if you look at the initial push to cut government red tape, etc. in America post New Deal, Jimmy Carter was the first one. And his promise was that he will cut the number of agencies, I don't know, from like a couple of hundred to a dozen, 2 dozen or whatever. And he failed. And then Reagan sort of is known as the first sort of in the Thatcher era, the big cut guy. But it began with Jimmy Carter. So a lot of people forget that Jimmy Carter's legacy, part of his legacy also was to unwind the big state that had emerged post FDR in America. And then it was his presidency that began the rise of the neoliberal deregulation, market dynamics order. And of course, Reagan and then Clinton took it to the next level. So, but he was an icon as well. So, Since हम लोकल रोने तो रोते रहते हैं, ये जो एक इंटरनेशनल न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो सारी बातें थी, यू स्पोकन अबाउट द वर्ल्ड बीइंग मल्टी पोलर नाउ, कि भाई अब वो उस तरह सुपर पावर वाला टाइम ख़त्म हो गया. फार राइट का हम एक राइज देख रहे हैं. कुछ फील आ रही है कि यार वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का जो पीरियड था, थोड़ा हम उस टाइप के पीरियड में एंटर कर रहे हैं जब अभी किसी को पता नहीं है रूल्स ऑफ द गेम दुनिया भर में है क्या. एवरीबडी इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स. yeah, so I don't know. I mean, again, it's easy to, from an analogy perspective, yes, it is like the interwar period, right? In the sense that you have some level of multipolarity, etc. But it sort of, on close analysis, falls weak. It's a weaker argument because even right now, there is only one superpower jiska force projection capability सबसे ज़्यादा है, which is the United States. You can't, no one else has been able to compete. रशिया ने यूक्रेन में डिप्लॉयमेंट की, वो उतनी महंगी पड़ गई उनको कि वो अभी तक वो गेन्स नहीं कर पाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो जो एक था कि पोस्ट इराक वॉर रशियन मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन और उसके जो नए सिस्टम्स हैं वो compete कर सकेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो भी नहीं हो पाया अभी तक, राइट. Chinese were relying on some of the learnings from the Russians to understand and do things on Taiwan. They've also faltered. उनका पूरा एक anti-corruption campaign है डिफेंस साइड पे, जिसने उनकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और डिफेंस ब्यूरोक्रेसी को बड़ा इम्पैक्ट किया हुआ है. उनकी इकॉनमी भी स्ट्रगल कर रही है इस वक्त. तो इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस वी आर गोइंग टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी और देर आर लॉट ऑफ चेस बोर्ड्स, पीसेज ऑन द चेस बोर्ड that are in flux, particularly हमारे अपने
रीजन के अंदर जो ग्रेटर साउथ एशिया वेस्ट एशिया का रीजन है, और उसके अंदर अगेन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, वी कैन जूम आउट अगेन, यू लुक एट साल की बिगिनिंग पाकिस्तान के लिए शुरुआत होती है ईरान के साथ एक्सचेंज में और इख्तिताम होता है अफ़गानिस्तान के साथ एक्सचेंज में। तो एक मुल्क जिसकी अगेन हम जब बड़े हो रहे थे तो मेन फोर्स थ्रेट प्रोजेक्शन जो होती थी वो ईस्ट इंडिया के साथ हमेशा होती थी, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एटसेट्रा, दिस वाज द होल कॉन्वर्जेशन। अब तो कॉन्वर्जेशन है ही नहीं वैसे भी कि है क्या पाकिस्तान की थ्रेट्स और उसका पॉस्चर, बट इफ़ यू फॉलो द इवेंट्स it is very clear that the threat and force posture is to the west, not to the east anymore. और ये बड़ा एक significant shift है। East now become the west. ये बारा नहीं और फरमाएं। No, because the idea at least हमारी security paradigm में तो यही है ना कि अफगानिस्तान इंडिया नेक्सस है, कि इंडिया इज यार वो तो NDS के ज़माने में होता था, अब तो तालिबान है। तालिबान को तो 20 साल चलो तुम अपना समझाए तो मैं तुम्हें खैर हम जिसको अपना समझते हैं वही इनके हलक में आके फंस जाता है। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बागबान है, जिनकी जो अपनी सगी औलादे जो होती है ना वो धोखा दे जाती है हमेशा। यही सौतेले बच्चे जो हैं PMLN यही फिर काम आते हैं, वही गले पड़ते हैं वो काम आ जाते हैं ना। सगे बच्चे तो घर से निकाल देते हैं बागबान को अपने। यार सो द अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान इज़ कि ये अमेरिकन इंडियन तो चले वो तो हम सबको ही पता है, एक मैसिव कोलिशन हो रही है, बट इट्स अफगानिस्तान ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। एंड कंसिडरिंग पाकिस्तान अब जो है CPEC की तरफ जा रहा है, ऑफ कोर्स ये तो विदाउट इवन एविडेंस वन कैन अज्यूम कि अमेरिका को तो नहीं इंटरेस्ट होगा ना CPEC डेवलप हो, चाइना को वो एक्सेस मिले, तो उनका एक नेचुरल इंटरेस्ट है कि वो चीज़ ना हो। अफ़गानिस्तान, तालिबान, अमेरिकन कोई अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया का तो वहाँ पे सपोर्ट है। सो पाकिस्तान जो अभी आर्ग्यू कर रहा है कि बलूचिस्तान में टेंशन हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में टेंशन हो रही है, समहाउ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सिर्फ CPEC को अटैक करती है, अमेरिका को नहीं अटैक करती। तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स एट वर्क इधर हैं एंड देर वर्किंग टुगेदर एंड देर को जिस तरह जेशा इंश्योर करता है कि ICC में पाकिस्तान आगे ना आए, उस तरह अब इंडिया इंश्योर कर रहा है कि इकॉनमी में पाकिस्तान आगे ना आए। ये हमारी सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो लुक, इट्स फंडामेंटली फ्लॉड और उसको हम अनरावल कर सकते हैं, राइट? लेट्स बिगिन विद द अजम्पशन कि ये आर्ग्यूमेंट ठीक है। अफ़गानिस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका 20 साल से ज़्यादा रहा। उस ज़माने में पूरी एक आर्ग्यूमेंट होती थी कि इंडिया की इतनी एम्बेसीज़ हैं, NDS जो है वो रॉ के साथ मिला हुआ है, करज़ई और फिर अशरफ गनी उनके टाउट्स हैं वगैरह वगैरह, ये पूरी आर्ग्यूमेंट थी। अच्छा जी, दोहा गोट होता है ट्रम्प 1.0 के अंदर, जो बाइडन सदर बनता है विड्रॉल होता है, केयोटिक विड्रॉल होता है। गवर्नमेंट जो है वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ महीने कम से कम चल जाएगी, वो दिनों में ख़त्म हो जाती है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिकन ओरिएंटेड एंड बाय रिलेशन इंडियाज़ प्रो इंडिया कोलैप्स कर जाता है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी एलीट्स सरीना में चाय पीने पहुंच जाते हैं कि हम जीत गए। पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है। ख्वाजा आसिफ जो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स की थी, कुरान की आयत ट्वीट की थी। ISI सपोर्टेड थिंक टैंक्स, ISI फंडेड पॉडकास्ट पे जाकर बोलते हैं ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। खान साहब वजीर आजम थे, शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दी गई। और उस ज़माने में ये बड़ा इंटरेस्टिंग, यू शुड ऐड इट टू द डिस्क्रिप्शन फॉर दोज हु वांट टू रीड एंड गो डीपर, बिकॉज आई वाज रीडिंग इट ऑन माई फ्लाइट ओवर। हुसैन हक्कानी फॉरेन अफेयर्स में एक ऐसे लिखते हैं जिसको 3.5 साल अब हो चुके हैं, जिसका टाइटल इफ आई रिमेंबर करेक्टली पाकिस्तान स्पिरिक विक्ट्री इन अफगानिस्तान, एंड ही आर्ग्यूज दिस इज एक्चुअली अ बैड थिंग फॉर पाकिस्तान, विच सम ऑफ अस वर ऑल आर्ग्यूइंग कलेक्टिवली एट दैट टाइम कि दिस इज बैड। तो अब जब अनवाइंड हो गया NDS का पूरा आर्किटेक्चर, रॉ का आर्किटेक्चर, CIA का आर्किटेक्चर, और आप विक्ट्री लैप ले रहे हैं, कोलैप्स, तालिबान काबुल में आ गए, तो फिर क्या हुआ ऐसा कि वो वापस इंडिया की तरफ चले गए? आपके तो रिलेशंस थे ना, दोहा साइड तालिबान पे भी थे, काबुल साइड पे तालिबान पे भी थे। तो वो ऐसी क्या चीज़ें होने लग गई जिनकी वजह से आपके ऊपर बैकलैश आया? नंबर 1, पैसा। पैसा कहाँ है? अफ़गानिस्तान के अंदर जा रहा है, इंडिया दे रहा है पैसा। देयर इज़ नो एविडेंस एज सच फॉर दैट a significant amount. Aid मिल रहा है, it's not anything significant, right? So the people, what happened? Let's now look at what exactly happened. What happened was कि जब
यूएस विड्रॉल हो रहा था और अफ़गान गवर्नमेंट को पुश बैक आ रहा था तालिबान की तरफ से, तो जो पाकिस्तानी साइड का जो टीटीपी था जिसे आपने पुश कर दिया था अक्रॉस द बॉर्डर, द दुरन लाइन, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था और कोलैबोरेट कर रहा था अफ़गान तालिबान के साथ टू पुश द अफ़गान गवर्नमेंट टू द ब्रिंक. When they won, so all of a sudden TTP was enmeshed with the Taliban to help them achieve their goals. और जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ था वो रिवर्स हो गया. वो रिवर्स इस तरह हो गया कि अब तालिबान को चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान के अंदर कि कल उनके अगर कोई मसले होते हैं तो दे वांट टू कम बैक जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड आफ्टर 2001 इनटू द पाकिस्तानी एरियाज. एंड द पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एट दैट टाइम इन देयर इन्फिनिट विजडम अलाउड देम टू डू दिस. आपने आने दिया उन्हें, ठीक है. ये पहला आपका फ्लॉ था. दूसरा फ्लॉ ये था कि आप किसी भी इस चीज़ों में जब आपको मालूम है कि सामने वाली साइड जो है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है पैसे के लिए, इमदाद के लिए, किसी और चीज़ के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ब्रॉडली स्पीकिंग, तो आप हेज करते हैं चीज़ों को. अब पाकिस्तान के अंदर हेज क्या था? पाकिस्तान के अंदर उस वक्त एक मूवमेंट आ रही थी जिस पे यू स्पोकन अ लॉट अबाउट, द पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, एंटी तालिबान, एंटी जिहादी in its orientation. Yes, confrontational with the Pakistani state at times, but willing to work within the constitutional domains of the Republic, Islamic Republic of Pakistan. उनको एम्ब्रेस करने की बजाय आपने उन्हें भी दीवार से लगा दिया. तो अब अगर आप हेज कर रहे हैं तो द हेज वुड हैव बीन कि आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ किसी तरह एक अंडरस्टैंडिंग करके एक बफर क्रिएट करें, एक ऑल्टरनेट फोर्स क्रिएट करें जो कि तालिबान ओरिएंटेड जिहादीज़ का वापस इंग्रेस होने को किसी हद तक आपको रोकने में मदद करे. आपने वो भी नहीं किया, बल्कि आपने तो उन्हें खुले दिल से आने दिया. अब जब वो आपके रेजीम, आपका पूरा ऑफिसर्स का चेंज होता है, विद बाजवा गॉन, फैज़ गॉन, तो सारी आपने एक तो मलबा है वो जनरल फैज़ पे डाल दिया, विच इज़ आई थिंक रिडिकुलस फ्रॉम द बिगिनिंग टू डू दैट. इट्स नॉट दैट ही वाज वर्किंग इन आइसोलेशन, यू टॉक्ड अबाउट दिस एज वेल, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू गो फुल 180 डिग्री ऑन दिस थिंग. And no one's willing to go that extra mile, both domestically within your population, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and the former tribal areas of Khyber Pakhtunkhwa, but internationally as well, because you have no credibility as such. कि अब आप कह रहे हैं UN में खड़े होके कि तालिबान जो हैं वो सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप्स को, जो कि UN मानता है कि वो कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव एनी सपोर्ट, बिकॉज जब ये सब हो रहा था तब आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे. अब जब वो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं वो इंडिया की तरफ वापस चले गए. तो यू मेड योर ओन मिस्टेक्स, राइट? यू डग योर ओन ग्रेव हियर एंड नाउ यू नीड टू गो टू क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स एंड you're stuck. And that's what it is. But it's not either or, both things are true, right? कि वो लोग कर रहे होंगे, हो सकता है. हमने जाहिरी बात है अपनी उड़ते तीर हमें बहुत शौक है. एंड जो हेज करने की बेट्स आप बात कर रहे हैं, आई थिंक दे हेज्ड देयर बेट्स by co-opting the idea of Pashtun nationalism into PTI. तो मुझे तो लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा की PTI की जो अभी गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम कर रही है, और ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की पश्तून नेशनलिज्म थी वो कहीं ना कहीं उसका एक वाटर्ड डाउन वर्जन उन्होंने दे दिया है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट अक्सर करती है. व्हाट डू यू वांट बिरयानी, वी हैव बिरयानी एट होम. यू वांट डेमोक्रेसी, यू वांट तब्दीली, हम आपको विद इन द सिस्टम ही दे देते हैं. सो PTI इज सॉर्ट ऑफ द विद इन द सिस्टम PTM, कि वो पश्तून नेशनलिज्म करेगी पर वो सेपरेटिज़म नहीं जाएगी. असल जो हमारी 1947 से इनसिक्योरिटी रही है, जो 1971 से पागली हो गई है, इस सेपरेटिज़म, राइट? जहाँ भी हमें शक होता है कि सेपरेटिज़म आ जाएगी, उस मूवमेंट को तो आप एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते. PTM के जो लीडर्स हैं, हम बात करते हैं अच्छा जी इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब भी PTM के लोग मर रहे थे, अब भी PTM के लोग मर रहे हैं. कल परसों PTM के लोग खैबर पख्तूनख्वा से उठाए गए हैं, पुलिस से उठाए गए हैं. तो ये इनकी ही पुलिस है, जो PTI की पुलिस है, जो आर्ग्यू करती है कि यार देखें वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म. तो आप भी वही कर रहे हैं. सो द सिस्टम इज़ वर्किंग एंड द बेट्स दैट देव हेज्ड आर PTI. बट यूर राइट कि पॉलिसी जो थी, जो PTI के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट मस्ट हैव बीन इन बेड विद इमरान खान. ऐसा तो नहीं हो सकता इमरान खान ने खुद जाके दरवाजे खोल दिए रात को कि आ जाओ सारे रात. दे वर ऑल इन बेड टुगेदर, राइट? वो रिहैबिलिटेट कर दिए. एक आइडिया आप लोगों ने जाकर पुट फॉरवर्ड किया, सबको ही पता है कौन सी ISI फंडेड पॉडकास्ट थी, वो जाकर उस टाइम की सारी पॉडकास्ट सुने, उस टाइम की
अफगान तालिबान एंड टीटीपी आर कम्प्लीटली सेपरेट थिंग्स. मुझे इतनी गालियाँ पड़ी तो आई वाज लाइक कोई फ़र्क नहीं है. जैसे कितना जाहिल है, इसको फ़र्क नहीं पता अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में. और अब उन आपको लोगों ने फ़र्क पता चल जाके गया. वो नहीं देखा कि टीटीपी जो है वो अफगान जो लीडर हैं उनकी बैत लेते हैं, उनके तमाम लोग टीटीपी के. ब्रो आप जेल में हो 17 साल किसी के साथ, एंड देन यूर लाइक नहीं है इनको धोखा दे देगा क्योंकि हम पाकिस्तान का स्टेट नहीं, इनको सब. ऐसे नहीं होता. या अच्छा, तो ये खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान हो गया. अब आ जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ. बट इसमें भी जस्ट बिफोर वी गेट देयर, आपने स्टेटमेंट अभी देखी अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री की जब उन्होंने ऑपरेशंस किए? I haven't looked at the They said we've conducted operations across the hypothetical line, the hypothetical line in the south east of our country. तो किसी ने पूछा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसने बोला जब हम मानते ही नहीं उस टेरिटरी को तो हम क्यों पाकिस्तान बोले. या वो तो ओरिजिनल अफगान पोजीशन रही है पोस्ट 47 के, वो दुरन लाइन को नहीं मानते. ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये दे रहे हो तो मतलब बच क्या गया आप? तो मतलब डायरेक्ट एक Yeah, no, this is it's you're back claiming the whole. you're claiming Khyber Pakhtunkhwa as your own territory, officially as the government. तो as anti-establishment as I am, इस ये सुनकर तो मेरा भी दिल करता है थोड़ी ज़रा टाइम टू ब्रिंग सम डेमोक्रेसी टू अफगानिस्तान थोड़ी चेंज लेके आए जिस तरह जरा. अमेरिका में होता टाइम, आई थिंक ईरान नीड सम It डेमोक्रेसी needs some liberation. तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम अफगानिस्तान नीड सम डेमोक्रेसी. Yeah. No, it's a big bad situation on Pakistan's hands for 2025 for sure. अब आप बलूचिस्तान की तरफ आ जाएं तो बलूचिस्तान में भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है. ये जो करंट इंसर्जेंसी है इसको हम ट्रेस कर सकते हैं विद Bughti's assassination. At least that's where I sort of see as the inflection point. Of course, it has come and gone in waves before that, but this was the big breaking point. और उस वक्त से वो चली जा रही है और वो मेटास्टेसाइज कर रही है और वो अपने आप को शिफ्ट कर रही है. उसका पावर सेंटर भी अब शिफ्ट हो चुका है काफ़ी तरह into the Makran belt etc. उसके अंदर भी एक कोर इशू क्या रहा है? कोर इशू रहा है पॉलिटिकल इंक्लूजन और इकोनॉमिक राइट्स का. राइट आप कहते हैं हम सीपैक बनाएंगे, बिल्कुल बनाएं, ग्वादर की तकदीर बदल देंगे, बिल्कुल तकदीर बदल दें, लेकिन आपकी फिर पॉलिसी क्या होती है? आप एक शहर में जहाँ बिजली का एक्सेस मुश्किल है और जहाँ पीने का पानी लोगों के पास नहीं है, आप वहाँ क्या बनाते हैं? क्रिकेट स्टेडियम बनाते हैं, ठीक है ना, और अपने लोग यहाँ से बेचते हैं सेल्फियाँ लेने के लिए पूल के अंदर बैठ के, ठीक है ना. वो भी ज़माने की बड़ी मशहूर ट्विटर की तस्वीरें हैं, लोग जाके देख लें कि कौन था उधर. हाँ, कौन जा रहा था टूर ग्वादर का, और बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है. तो व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम विद अ population in a province that feels disenfranchised, that has consistently felt, और उस पे again we've talked about this starting with Sui and other things, कि उनके rights और उनकी जो resources हैं वो छीनी गई हैं उनसे, वो आप और उसके अंदर आगे जा रहे हैं. और फिर आप क्या करते हैं? जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सच एज द ग्वादर एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल, उसका कोई ऐसा बिजनेस प्लान नहीं है, इट्स अ वाइट एलिफेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एसेट्रा. तो आप एम्पलीफाई कर रहे हैं उन चीज़ों को, नंबर एक. नंबर दो, आप पॉलिटिकल इंक्लूजन को और भी जो है वो साइड पे कर देते हैं ओवर द ईयर्स. राइट, सो इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट एंड वर्किंग विथ सम ऑफ द मोर प्लायबल, आई वुड से, politicians out of Balochistan, such as Sardar Akhtar Mengal, for example, as a case in point, आप चले जाते हैं और भी दूसरी तरफ जो आप ले आते हैं अपने नए टाउट्स. सरफराज बुख्ती. Exactly. और द काकर साहब अनवारुल्लाह का पूरी एक नई बाप बना देते हैं आप, राइट, ओवरनाइट. आई थिंक आइट सेंटर खोल लिया अंग्रेजी सिखाने के लिए. तो आप उस तरफ और चले जाते हैं तो देन यू आइसोलेट द यंग पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान इवन मोर, एंड द प्लायबल पीपल आर sort of क्या कहते हैं, disenfranchised even more or become viewed as more illegitimate people among their own system as well. Then you have somebody like Marang Baloch emerge, जो again is willing to talk within the constitutional ambit of this Islamic Republic of Pakistan to agitate for their rights, which is perfectly not problematic on certain issues for sure, you can say. But I'm saying as an analyst, okay, they're willing to work within the system. वो इस्लामाबाद तक आती हैं पीसफुल नॉन वायलेंट मार्च करके, और उनके लोगों को आप टीयर गैस और वाटर कैनन के इसका इस्तेमाल करके वापस आप बलूचिस्तान में भेजते हैं. वो सिग्नल क्या है? सिग्नल बलोच को ये है
कि आप नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट ऑफ पाकिस्तान अगर बात करेंगे तो आपके साथ ये होगा। आप इस्लामाबाद तो आ ही नहीं सकते, इस्लामाबाद आपका थोड़ी है। तो आपने एम्पावर कर दिया मिलिटेंट साइड को। अब जब मिलिटेंट साइड को आप एम्पावर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एवरी सिंगल फोर्स दैट इज आउट टू अंडरमाइन यू, स्टार्टिंग विद द इरानियंस बाय द वे, ये बड़ी बात नहीं की जाती पाकिस्तान में, हर चीज़ इंडिया पर डाल दी जाती है। ईरान इज़ अ मच मोर मलाइन इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान दीज डेज दैन इंडिया इज़, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अटैक्ड पाकिस्तान एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, उस पर हम बात नहीं करते। पूरा जो सीरिया के अंदर रिक्रूटमेंट हुई शिया मुसलमानों की जिहाद के लिए वहाँ पे, जो ईरानियों ने की, उस पर पाकिस्तान में कोई बात नहीं करता। करनी चाहिए, उस पर भी हम डीप जा सकते हैं। We've discussed this with इफ्तिखार फिरदौस आए हुए थे, उन्होंने बताया था, but still remains Underappreciated. No, I think still like the Iranian influence is much less than the Indian influence. In terms of radicalization, in terms of jihadism, in terms of violent actors in Pakistan, much more malign influence in my opinion. चलें, agree to disagree. Yeah. चलें. So, but you empower, point being you empower everybody who is looking to destabilize you and take advantage of this situation Balochistan. तो again, आपकी अपनी strategy क्या है इस situation से deal करने के लिए? I don't see it. In fact, you are empowering all of the bad actors who are trying to destabilize you, right? तो दोनों तरफ जो है आपने अपने लिए खुद ही गड़ा खोदा है और अभी भी खोदते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि इसके और भी तरीके हैं रेजोल्यूशन के, बट यू डोंट वांट टू गो देयर। I mean it's the lessons of 1971 जब आप हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करते हैं। मुजीबुर रहमान विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही मांग रहा था ना, आपको लगा कि नहीं हम थोड़े बंदे मार देंगे सब ठीक हो जाएंगे, तो वही स्ट्रेटजीज रिपीट करेंगे तो यही होगा, यही होगा। एंड देन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल एक्टर्स विल प्ले देयर पार्ट, बट मुश्किल तो है यार, जस्ट मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। लाइक राइट नाउ मुझे अगर कोई बोले कि बोलो साहब मैं मुझे क्या पता क्या करना है, थिंग्स आर डिफिकल्ट 100%, and things have been difficult and they've become and will become more and more difficult because of what's going on across the region and again across the world, with your initial point on multipolarity and where things are going. And then I think what will also start to happen is that instability will also increase, क्योंकि एक generational transition पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, अगले 5-10 साल में एक्सेलरेट करेगा। उस जनरेशनल ट्रांजिशन के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लक्स में आएंगी, एंड देन ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दैट रिलेट्स ग्लोबली विद द यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को इफेक्ट करता है, बट आई थिंक मोर सो देन दैट इट्स गोइंग टू बी द broader regional shifts that we are seeing into the Gulf, into the Middle East, and all of that of course is related to Iran in particular. आई थिंक हम लोग 804 से बाहर आएँ तो फिर हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर सकें। आई थिंक अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिकन स्ट्रेटजी, पॉलिसी इन लेवल्स पे क्या काम कर रही है, ये तो डजंट इवन कम इनटू प्ले, राइट? इट्स जस्ट ऑल अबाउट 1%। डू यू थिंक आज नहीं तो कल पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा बिटवीन आवर टू फादर्स, अमेरिका एंड चाइना? I think if you maintain the current trajectory of Pakistani policy making and Pakistani economic strategy, then yes, Pakistan will have no choice but to pick one or the other. But Why? I don't think it's a given. Why? Why would it have to choose? Yeah. Yeah, मतलब because हम एक नॉर्मल सॉवरन कंट्री है, हमारी दोनों कंट्री से रिलेशनशिप्स है। बिकॉज चूज तो सिर्फ अमेरिका ही करवाएगा हमसे, और चाइना तो आई डोंट थिंक करवाएगा। नहीं, चूज इस तरह होगा। I mean, again, I can game this out in my own view, and you know, probably maybe is the wrong view, maybe it isn't, whatever. But I'll game it out with you, right? If you look at the map of the world, it's like where it is right now in the context of the strategic competition. US जो है वो ईस्टर्न थिएटर में, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक थिएटर में चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऑकस बीइंग अ की पार्ट ऑफ दिस, क्वाड इज अनदर पार्ट ऑफ दिस, फिलीपींस के साथ अग्रीमेंट्स वगैरह वगैरह। तो द आइडिया इज वी वांट टू hem in China in the Indo-Pacific theater, which is to my right on the map, right? Now, the Chinese are trying to find a way to get away from this by doing certain things on the Western sort of West Asian theater, जिसमें पाकिस्तान and Iran are the two big sort of players on the Eurasian landmass की exit की तरफ, to my left essentially on the map. On that side, they've made a bet on CPEC, and they've to a certain extent increased their bets on Iran in particular over the last few years.
That allows them access via the Persian Gulf and the Arabian Sea through the northern routes, potentially into China. Very expensive route to have run as operations, but it's still an important one. Now, अगर आप Indo-Pacific साइड पे ईस्टर्न थिएटर के अंदर hem in हो जाते हैं because of AUKUS Quad etc., तो आपके पास फ्लैंक करने के लिए एक ही जगह बाकी रहती है, वो रहती है वेस्ट एशिया का थिएटर, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के अंदर, राइट, जहां आप अपने नेवल और एरियल एसेट्स डिप्लॉय कर सकते हैं और आप सेंटकॉम को एसेंशली चेकमेट कर सकते हैं. उसके दो ही जगह हैं, चाबहार है और ग्वादर है, राइट. सो इफ़ the Chinese feel under pressure and the Pakistani state is basically unable to emerge as an economic independent economic actor, then it has a pressure. जो pressure already feel हो रहा है पाकिस्तान को from the Chinese side with security proposals etc. Do more 2.0 exactly from Beijing instead of Washington this time around, right? तो अब अगर चाइनीज़ उस तरफ आपको प्रेशर डालेंगे तो अमरीकी काउंटर प्रेशर भी डालेंगे. केस इन पॉइंट एग्जिबिट ए ऑफ दिस अ फ्यू मंथ्स अगो, हु वाज इन ग्वादर, द अमेरिकन एम्बेसडर गया ड्राइव करके गए, स्पीच दी है वहाँ पे, पूरा उनका प्रोटोकॉल के साथ जो है उनकी जो है होस्टिंग की गई है. नॉट टू बी अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट अगर चाइनीज़ इंजीनियर की बसें नहीं जा सक रही और अमेरिकन एम्बेसडर ड्राइव करके जा रहे हैं तो, और अमेरिकन एम्बेसडर को वहाँ जाने की इजाज़त, सब कुछ करना, प्लान करना इज़ अ सिग्नल इन एंड ऑफ इटसेल्फ, राइट. तो चाइना वहाँ पे ग्वादर बना रहा है, एयरपोर्ट खोल रहा है, अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ जा रहा है, एवरीबडी नोज के देयर इज़ अ लॉट एट स्टेक देयर. तो आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान विल अल्टीमेटली sort of be part of this competition between the two. It can still find a way around it, but it can only do so if it is economically independent. अगर आपकी डिपेंडेंसी का हाल ये है कि आपको IMF का बेल आउट चाहिए, या you need consistent preferential trade access to the European Union or to the United States to an extent because they're your exports markets, or you need consistent rollovers from the Saudis and the Chinese on the other side, right? You can't be independent at that point, and that's the problem. अब उसके अंदर जो थर्ड लेयर आ जाती है ऊपर से, वो ये है कि पाकिस्तान को जो डिफेंस मटेरियल्स चाहिए because of the US-India emerging cooperation partnership alignment, the only other alternative provider is China. So you are increasingly becoming dependent on Chinese arms and manufacturing and research capabilities, and as a result of that, increasingly becoming enmeshed with the Chinese military capabilities of the region, which is referred to as interoperability. Interoperability बढ़ेगी, sanctions बढ़ेंगे, all of that stuff will then force you, right? That doesn't mean it's a given that this choice has to be made, but it's trending in that direction, and the only way for Pakistan to get out of that dilemma, essentially, is for Pakistan to be first economically secure. बट इसका फ्लिप साइड ये नहीं है कि चलो कुछ शहर दे लोग जालिम सन कुछ सानू भी मरन दा शौक से होने ही नहीं देंगे हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. यार क्यों नहीं होने देंगे? कोई नहीं होने देगा. आप अपनी स्ट्रैटेजी तो बनाए ना. कैसे बनाएं? मतलब अगर हम इतने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इतना टेररिज्म है, इतना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, क्या करें? मतलब किस तरह कॉम्बैट करें? मैं आपको लाइक फॉर इंस्टेंस लेट्स, अगर हम सॉरी बट मैंने आपको काट रहा हूँ, बट लाइक लेट्स से बलूचिस्तान, टेरेबल सिक्योरिटी पैराडाइम जो इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ 75 साल किया है, कॉलोनी की तरह ट्रीट करने से बदतर कुछ भी नहीं किया. ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने भी शायद बेहतर ही ट्रीट किया जो हम बलूचिस्तान के साथ करते हैं. लोग मिसिंग हो जाते हैं, महारंगी सारी बातें ठीक है. दैट बीइंग सेड, एक सिक्योरिटी पैराडाइम बलूचिस्तान का तो है जो मजबूरी है. यस, सीपैक जिस तरह हमने प्लान किया है सिर्फ इलीट्स के लिए किया है. लोगों के पास अगर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पीसी बना रहे हैं, तो दिस इज़ ग्रोस इनइक्वालिटी. बट बलूचिस्तान में आपको हर जगह इस वक्त आर्मी सिक्योरिटी के बगैर ऑपरेट कैसे कर सकता है बलूचिस्तान? सी अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइट का बटन है ऑन ऑफ कर दिया, राइट, बट दूसरे जूम आउट करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू लर्न लेसन्स, राइट. तो दो ममालिक मेरे दिमाग में हमेशा आते हैं, एक है इंडोनेशिया, एक है मेक्सिको, राइट. इंडोनेशिया, like Pakistan, has gone through dictatorships, brutal, much more brutal forms of dictatorship, dominant army, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ट्रांजिशन रिफॉर्म होती है, उन्होंने अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक ठीक कर दिया,
और कोल्ड वॉर के अंदर भी उनका भी यही मसला था. सुहार्तो जो था वो ऑब्वियसली वाज वेरी क्लोज टू द अमेरिकans in that era, and they've tried to since then balance, and now sort of leaning towards China but still trying to maintain a swing state status, so to speak. Because they have their economic stuff right, और उनके अंदर भी बहुत मसले हैं. टेररिज्म का मसला, बाली bombings, people may remember, you may remember as well. Radical Islam का issue, political Islam की concerns, etc. Chinese influence. They did negotiations, right? हाँ, वो सब हुआ, काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है ना. अभी इलेक्शंस वापस हुए तो जो सुहार्तो एरा का डिफेंस मिनिस्टर या कुछ था, वो ग्रैंडपा, यू नो, हैप्पी गो लकी ग्रैंडपा, टिकटॉक ग्रैंडपा बन के वापस इलेक्ट हो गया. तो वो भी एक ट्रांजिशन है. ही वांट्स टू डू मोर विद द अमेरिकन्स, बट द चाइनीज हैव ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ एसेट्स एट स्टेक in Indonesia, particularly around critical minerals, but they have that broader act together to try to balance, right? So it can be done. Indonesia is a case in point, despite all of the dysfunctional issues which are there. मैं अपने colleagues से जब इंडोनेशिया जो कवर करते हैं उनसे बात करता हूँ, और लाइक यार ये तो पाकिस्तान जैसा ही सुनता दिखता है, बट थोड़ा आगे प्रोग्रेस कर चुका है टाइमलाइन के अंदर, a bit more sophisticated in its approach. So you can look at that and get examples of and learnings of things that Pakistan can also do, because they've had East Timor और ये सब भी secessionist movements रही हैं इंडोनेशिया के अंदर. मेक्सिको के अंदर part of the USMCA NAFTA 2.0, अमेरिका के साथ हिस्टोरिकली टेंस रिलेशनशिप रही है. पोस्ट नाफ्टा अच्छी होती है, ट्रम्प में और बुरी हो जाती है. कार्टेल्स हैं, ड्रग्स का फ्लो है, इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है, और टैरिफ वॉर के बाद से चाइना ने बहुत ज़्यादा इंग्रेस किया है टू टेक एडवांटेज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उनकी कंपनीज वहाँ आ रही हैं, तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. और पोलिटिकली बड़ा डिसफंक्शनल मुल्क है, जनरली स्पीकिंग. रिचर दैन पाकिस्तान बट वेरी डिसफंक्शनल एज वेल. और डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री भी रही है, लॉन्ग वन पार्टी करप्ट रूल की हिस्ट्री भी रही है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिकन रेजिम चेंज की हिस्ट्री भी रही है. बट दे ऑल्सो बाय एंड लार्ज आर ट्राइंग टू नेविगेट दिस होल सिचुएशन, एंड दे हैव अ लॉट मोर स्टेक बाय द वे दैन पाकिस्तान एंड और इंडोनेशिया, बिकॉज of the economic linkages with both China and the United States. So they're trying to do the same stuff as well, to balance out and not be made to choose with the similar dynamics at play around cartels, crimes, breakaway movements, etc. तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अकेला मुल्क है जिसके डायनामिक्स इस तरह के हैं. तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, because this is going to play out over 10, 15, 25 years. This is the long battle of the mid-21st century, जिसके अंदर आप अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस स्वीप कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पहले तो वो कॉन्वर्जेसन ही नहीं हो रही. कॉन्वर्जेसन जब नहीं होगी तो स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, और जब स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी तो आप उसी तरफ फंस जाएंगे जहां आप कह रहे हैं कि हम तो फंसे हुए हैं, हमें तो कोई आगे नहीं आने देगा. आपकी अपनी वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है ऑन दिस स्ट्रैटेजी. Because everybody wants to make a quick buck and get out. Yeah. So nobody is actually thinking about अच्छा 15 साल में पाकिस्तान कहाँ होगा. अभी मैं I was at a protest for no more canals on the Indus. तो 1.2 मिलियन एकड़ चोलिस्तान में आप इरिगेट करने के लिए कोई 12 मिलियन सिंध में ज़मीन बंजर कर रहे हैं, पानी को उल्टा लेके जा रहे हैं रिवर से. एक ऑलरेडी जहाँ कहद आया हुआ है, फ्लड आ रहे होते हैं, मिस कैलकुलेशन भी किया हुआ है, बिकॉज द पॉइंट इज़ SIFC में पैसे आ जाएंगे. तो दिस इज़ नॉट लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल टू पाकिस्तान, दिस नॉट लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल टू सिंध. आप जो वाटर फ्लो रोक रहे हैं उसकी वजह से कितनी सी इंट्रूजन होगी, कितनी ज़मीन परमानेंटली बंजर हो जाएगी, कोई सोच ही नहीं रहा था. लाइक यार सर, इससे अभी अगले साल डॉलर्स आ जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे. Which is exactly the problem. You started this conversation, right, with like Nawaz Sharif or Manmohan Singh and the reforms that Nawaz was trying to do. This has been the fundamental flaw with Pakistan, is कि हर चीज़ की पॉलिसी एक क्राइसिस मोड में बनाई जाती है. और जब आप क्राइसिस मोड में होते हैं तो वही होता है 2014 में, भाई पावर शॉर्टेजेस हैं, पावर प्लांट्स लगा दो दबा के. अच्छा जी, बाकी चीज़ें भी तो सॉल्व करनी है. नहीं पावर जनरेट करो, बाकी चीज़ें बाद में. तो पूरा क्राइसिस अभी तक आपके हलक में फंसा हुआ है, राइट. सेम थिंग विद एग्रीकल्चर, सेम थिंग विद SIFC, सेम थिंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस, कि अभी के अभी सब कुछ ठीक कर दो, बाद की बाद में देखेंगे. डजंट वर्क लाइक दैट. इट्स के वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जनरेट की जाती है, एक इदारे की तरफ से की जाती है टू इंश्योर कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो बैक्स टू द वॉल रहे हर उस चीज़ में. तो फिर उनको कभी स्पेस मिलती ही नहीं है. आई थिंक फिर भी हमें थोड़ा बहुत जो 2008 से 2018 आपने रिफॉर्म देख लिया, थोड़ा बहुत मर कर,
वो भी आपने इसलिए देख लिया कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेमो गेट, ताहिरुल कादरी, इमरान खान, धरने, सब कुछ होते रहे. बट आई थिंक पीपल who view unkindly and sometimes also go after me for not criticizing politicians as much as everybody else. I think जो currently हो रहा है उसको समझें और फिर उसको थोड़ा प्रोजेक्ट करके इन पॉलिटिशियंस को भी हिस्टोरिकल मार्जिन्स दें कि भाई नहीं होती इनके पास स्पेस. अभी मैं हैदराबाद गया हुआ था, पक्का केला मैसेकर तुमने सुना ही होगा, everybody's heard about it. The government fell like 2-3 weeks after that. So and a government that they've wanted to get rid of for a year. तो उस स्पेस में जहाँ जी इस्लामाबाद अंडर सीज है, मैसेकर्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, 10 साल का इकोनॉमिक रिफॉर्म करेगी गवर्नमेंट और ना करे तो फिर उनको गालियाँ. It's expecting too much from these people. No, I 100% agree, and I think not just about the government, आपकी पूरी सोसाइटी की ओरिएंटेशन जो है ना वो फिर डे टू डे शॉर्ट टर्म क्राइसिस में आ जाती है. अच्छा जी मुज़ाकरात चल गए, वो निकल रहा है जेल से नहीं निकलेगा, डील हो गई नहीं हो गई, उसने ये कह दिया. अभी इस वक्त पूरा का पूरा डिस्कोर्स जो है पाकिस्तान का वो यही है, और वो बेसिक उसका क्रक्स ये है कि इसने आज ये कहा और उसने उस रिएक्शन में ये कहा और अब ये होगा. ये है पूरा का पूरा आपका सोप ऑपरा चल रहा है. ये कोई बात नहीं. मेक्सिको से हमने ये सीखा है, सोप ऑपरा. मेक्सिको से ये सीखा, चलो वो तो और भी आगे की बात है ना. मैं तो कह रहा हूँ यार कम से कम एक रैशनल कॉन्वर्जेशन इस चीज़ पे भी कर लें कि आपके 2 वेस्टर्न बॉर्डर जो हैं आपने अटैक किए हैं, 2 ममालिक आपके वेस्ट पे पिछले 1 साल के अंदर. 25 में हम क्या करने वाले हैं उस बारे में, और हमारे जो रीजन के अंदर जो इतनी बड़ी टेक्टोनिक चेंजेस आई हैं पिछले 1 साल के अंदर, वो 25 में क्या होगा, हमारे रीजनल पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं उस बारे में, और उसके रिलेशन में हमें क्या करना चाहिए. एटलीस्ट ये कॉन्वर्जेशन ही कर लो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, गिवन वेयर ईरान इज़ विच इज़ योर नेबर एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड गिवन वेयर द ग्लोबल sort of post 9/11 jihadi movement stands right now with the victory in Afghanistan and now the emergence of an alternate center of power in Damascus. यही बात करवा लो डिबेट में तो कुछ स्ट्रैटेजी बेहतर बन जाएगी ऑन अ इशू दैट इज़ इम्पैक्टिंग पाकिस्तान राइट नाउ. राइट, टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट इन कराची जो चल रहे हैं इस वक्त, वो क्यों चल रहे हैं? सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं ना. तो ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट आपके पूरे रीजन में प्ले आउट कर रहा है इस वक्त. तो आप उसको नहीं समझोगे अगर, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकोगे इस वक्त? आई थिंक कराची प्रोटेस्ट आर प्रॉब्ली द बेस्ट डिस्टिलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड आवर न्यूज़ साइकिल. दे हैव गॉटन मोर अटेंशन इन द न्यूज़, इन द ज़ाइटगाइस्ट, कराची के रोड्स बीइंग ब्लॉक्ड देन 200 पीपल डाइंग इन पारा चनार. कल जो हम बात कर रहे थे वेयर यू वर लाइक यार ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम क्योंकि कराची में किसी को नहीं पता, एंड दिस केम एज अ शॉक टू यू कि कराची में लोगों को नहीं पता था. जेन्युइनली पीपल लाइक रोड क्यों बंद किया हुआ है, अच्छा पारा चनार में कुछ हो रहा है, किस मुल्क में है पारा, अबे भाई मुल्क में. आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन यू सेड दैट. यार ये तो काफ़ी दिनों से स्टोरी चल रही है, और मतलब आई follow Pakistan generally speaking, not the daily 24/7 discourse, but I was like, yeah, this is a big story. So I assumed it was a big story people in the country would also be aware of. So that was a shock to me कि अच्छा भाई ये भी है इशू. मेरे सारे दोस्त जो ऑफिसेज में काम करते हैं, पीपल लाइक कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड न्यूज़ इज कवरिंग द प्रोटेस्ट एंड द रोड ब्लॉक्स. आपको हर न्यूज़ साइकिल में मिले. कराची में शारे फैसल से जाता हुआ कारसाज से फाचर, तो रोड ब्लॉक रिपोर्ट हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं पारा चनार में, ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हो रही. अब मैं अज्यूम ही करूँगा, बट आई थिंक कि बोला गया रिपोर्ट ना करो, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल. द ओनली डिस्कोर्स यू सी इज़ फ्रॉम शिया यूट्यूबर्स हु मेक दैट केस कि शियाओं के साथ बुरा हो रहा है. बट जो जनरल हमारी न्यूज़ साइकिल वाले लोग हैं या सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो भी नहीं बोल रहे. तो सीम्स लाइक कि बोला गया है कि बेटा इस बारे में कुछ नहीं बोलना. Yeah, I mean that's it's a shame either which way. It's a shame कि वो coverage नहीं और लोगों को मालूम नहीं है. But again, that's the problem with where the discourse is, and if the discourse is where it is right now, then you cannot talk about 25 की स्ट्रैटेजी क्या होगी, 26, 27 की क्या होगी, 30 के आगे की तो भूल जाओ, अभी अगले साल की बात कर लो. राइट, एंड आई थिंक दिस इज़ where Pakistan is most vulnerable.
बिकॉज उसकी जो कलेक्टिव सोसाइटी के जो माइंड है वो अप्लाई ही नहीं किया जा रहा इन सारी चीज़ों के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा इशू है डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अपने माशरे के अंदर, लेकिन उनका लिंक जो है वो इस वक्त नहीं, पिछले 40 साल से 50 साल से लिंक आपके रीजन के साथ है। तो रीजन में जो होगा, जो MBS का रिफॉर्म पॉलिसी होगी, जो अरब्स इंगेज करेंगे सीरिया के अंदर, जो ईरान के साथ होगा, जो अफ़गानिस्तान के साथ होगा, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेंगी एंड वाइस वर्सा जो पाकिस्तान में होगा वो बाकी रीजन को इम्पैक्ट करेगा। तो जब तक आप कलेक्टिवली इस बात को समझेंगे नहीं और आपकी कॉन्वर्जेसन नहीं होगी और फिर स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, यू विल गो फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस। और फिर वही उसका फिर सोल्यूशन ये होता है कि जब डिबेट और कॉन्वर्जेसन जो है वो बड़ी क्या कहते हैं उसमें डेप्थ नहीं होती, तो फिर आर्ग्यूमेंट का आंसर बड़ा सिंपल होता है, वो ये होता है कि जी इंडिया करा रहा है, CIA करा रहा है, मोसाद करा रहा है, अच्छा जी बात ख़त्म हो गई। हाँ, ये फिर ये इसी पे आगे ख़त्म हो जाती है। सो जाओ। बिफोर कमिंग टू इंडिया, ईरान के साथ पाकिस्तान के वैसे अच्छे रिलेशंस हो भी नहीं सकते, कुछ पाकिस्तान के जो अब तो चाइना हो गया, बट जो दो ट्रेडिशनल माई बाप हैं वो सऊदी और अमेरिका है। सो बीइंग अ सुन्नी मेजॉरिटी सऊदी फंडेड अमेरिकन फंडेड कंट्री, हम कैसे ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स कर सकते हैं? यार इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। या स्ट्रक्चरली एक इशू है, बट जो मेन इशू है एज आई सी इट, वाई पाकिस्तान का ईरान के साथ रिलेशनशिप टेंस ही रहेगा विद द करंट रेजीम इन तेहरान, वो इसलिए है कि ईरान अपने आप को प्रोजेक्ट और उसकी एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है जिसको इंटरनेशनल रिलेशन में कहा जाता है इट्स अ रेवोल्यूशनरी पावर। यानी कि वो स्टेटस को जो है रीजन का या दुनिया का उसको एक्सेप्ट नहीं करता और उसको चेंज करने पे जो है वो आमादा है, उसका विजन है। पाकिस्तान एज सच जो है वो स्टेटस को पावर है, उसकी एज सच कोई एम्बिशंस नहीं है तो बट हम औकात नहीं है औकात भी नहीं, और एम्बिशंस एज सच जो हैं वो स्ट्रेच ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं कि कश्मीर के डिस्प्यूट पे, जो कि अगेन फ्रॉम अ स्टेटस को पार्ट वो डिपेंड करता है UN रेजोल्यूशंस के ऊपर, राइट। तो वो उस रेजीम के अंदर ही रहते हुए काम करना चाहता है एज अ स्टेट। सेम विद सऊदी अरेबिया, UAE एटसेट्रा। एट टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रेवोल्यूशनरी पावर, राइट, एक्सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एटसेट्रा, regime change, right? Soviet Union was a revolutionary power. Russia right now is a revolutionary power. Some argue China has intentions to be a revolutionary power because of Taiwan and other things, right? So Iran falls into that kind of bucket. उस bucket के अंदर because of the fact कि उसकी जो ideological orientation है उस revolutionary power की, वो rely करती है on projecting Shia faith in a specific way to achieve its goals, whether it be in Iraq or Syria or Lebanon or parts of Pakistan through institutions or organizations like the Fatimiyun Brigade, for example. It will always be a challenge to Pakistan. उसके ऊपर फिर हम लेयर ऑन कर सकते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पाकिस्तान की पोस्ट अफगान जिहाद पर्टिकुलर ओरिएंटेशन रही है सुन्नी इस्लामिस्ट मूवमेंट्स, पर्टिकुलरली सुन्नी जिहादिस्ट मूवमेंट्स वर सपोर्टेड इन पाकिस्तान फॉर वेरियस रीजंस। तो वो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है बिटवीन शिया जिहादिज़म एंड सुन्नी जिहादिज़म, जो कि हमने उसकी बड़ी कॉस्ट पे की है पर्टिकुलरली इन द 90s पाकिस्तान ने। और वो फिर ओवरले होती है उसके ऊपर, जो थर्ड लेयर आप ओवरले करते हैं वो है जो आप कह रहे थे कि सऊदी ईरान राइवलरी इन पर्टिकुलर एज पाकिस्तान पेट्रन, एंड देन द US ईरान राइवलरी विद पाकिस्तान एज द क्लाइंट स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इफ यू वांट टू फ्रेम इट दैट वे। तो ये 3 लेयर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की इन दिस करंट रेजीम जो है वो ईरान के साथ नहीं बनती स्ट्रक्चरली। और फिर बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, जुंदुल्ला का इशू है, टेररिज्म का इशू है, विच ऑल ऑफ दिस इफ यू देन लुक एट पाकिस्तान ईरान रिलेशन, एक्सक्यूज मी, इन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पोस्ट इरानियन रेवोल्यूशन आती हैं। उससे पहले तो शाह के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे अरब दुनिया के भी और अमेरिका के भी और पाकिस्तान के भी, टू दी एक्सटेंड दैट बलूचिस्तान में जब कभी कभार मसला होता था स्पेशली इन द भुट्टो रेजिम, तो शाहज फोर्सेस वर देयर टू हेल्प आउट पाकिस्तान एट दैट टाइम। सो इट ऑल बिगैन विद द, और उस पर वली नसर की बड़ी अच्छी किताब भी है, मिलिट्री ऑपरेशन करने में भी मदद की थी ईरान ने तो हमारी बलूचिस्तान में, बट खैर वो फिर फॉर द पीपल ऑफ ईरान टू डिसाइड दैट। लाइक आई सेड कि आई थिंक हमारी एस्पिरेशंस तो हैं रेवोल्यूशनरी पावर करने के, हमें औकात नहीं है। कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ करते हैं, कभी हम इंडिया में टेररिज्म कर रहे होते हैं। अभी जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया नहीं चाहता,
उसकी ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया है। 26/11 का बहुत ज़्यादा एविडेंस आ चुका है, क्या ही आप डिनाई करेंगे। तो विद दैट एक्सपीरियंस कि अच्छा जी 26/11 से पहले क्या हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था दिल्ली में, बट समथिंग वाज हैपनिंग वेयर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस थोड़े बेहतर हो रहे थे और उसके फ़ौरन बाद ही 26/11 हो गया था। आई फॉरगॉट व्हाट इट वाज। मनमोहन सिंह साहब के साथ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट एंगेज कर रही थी उससे फिर पहले। वो जरदारी हैड सेड नो फर्स्ट स्ट्राइक, आई थिंक ही हैड ऑफर्ड Yeah, नो there फर्स्ट was स्ट्राइक। that. तो वो उसके बाद मोदी आते हैं नवाज शरीफ से मिलने, उसके बाद अब पुलवामा हो जाता है। तो दैट एक्सपीरियंस कंबाइंड विद द राइज ऑफ अ फार राइट आइडियोलॉजी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ टेररिज्म, इंडिया की इज़ इट फेयर टू से कि यार एक तो नेशनल एपेटाइट भी नहीं है पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा इंगेज करने की, और एक पॉलिसी पेग है कि हमने पाकिस्तान को नहीं आगे आने देना। So एक on appetite तो नहीं है इस वक्त. There is no constituency, so to speak, that is influential enough to push for any sort of outreach with Pakistan. And what this government, I think, if you look at it, things from their perspective, rightfully has concluded is that कि पाकिस्तान के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंगेजमेंट के कॉस्ट ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स कम हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में हो जाती हैं और फिर हमें दिल्ली में लेने के देने पड़ जाएंगे इसके बारे में. इन पर्टिकुलर विद दिस गवर्नमेंट वेयर मोदी टू द sort of, you know, annoyment, I would say, annoyance of his other people in his party reached out to Nawaz, and then things happened and was told, look, we told you, right, this is how it's going to go, there's no point. As also, I think at a personal level is not interested anymore, at least his inner circle is not for sure. तो वो issue है. और इंडिया का व्यू ये है कि given where the global winds are and global trajectory is of this emerging world order, it doesn't need to engage with Pakistan to get anything. The realities on the ground is changing on its own. वो जब देखते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट्स होते हैं और इन्फ्लेशन के ऊपर और हुकूमत स्क्रैम्बल करती है उनको डील करने के लिए, और फिर उसे कंपेयर करते हैं विद द स्टेट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, जिस पे बड़ा हाई टर्न आउट होता है, लोग इंगेज करते हैं, वोट डालते हैं कश्मीर के, इंडियन कश्मीर के अंदर लोग. तो उनकी कंक्लूजन दिल्ली की ये होती है कि द स्टेटस को इज़ वर्किंग and there is no need to sort of, you know, reach out to Pakistan, because ultimately Pakistan is a struggling nuclear power state that is unable to even keep its own people on side right now. और हमारी तरफ जब हमारे कश्मीर के लोग देखते हैं तो वो उस तरफ तो नहीं जाना चाहेंगे. हम तो वैसे ही इलेक्शंस भी करवा रहे हैं, engage भी कर रहे हैं. And again, I'm not saying whether that perspective is right or wrong, but that's their perspective, and I think largely they see this as playing out to their advantage. अच्छा, ट्रम्प साहब आ चुके हैं, अब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ब्रिक्स के ख़िलाफ़ ऑलरेडी बोल चुके हैं. तो इफ़ ही इज़ गोना पॉस्चर टू इंश्योर कि जो नई अलाइंसेस बन रही हैं, या अगर कोई सोच रहा है कि डॉलर से दूर जाए, वो नहीं हो सकता, wouldn't that just amplify all these fissures into something more? I mean, yeah, Trump will be disruptive, right? Ab Trump ke andar, the one thing to look at consistently is to sort of look at his desire to create headlines through rhetoric and disentangle that with policy. So, for example, abhi to power mein bhi nahi aaya, but he's already calling Canada the 51st state of the United States. Governor Trudeau, ग्रीनलैंड फतह करना है उसने, पैनामा कनाल वापस, वो सारी चीज़ें वैसे ही शुरू हो गया अभी से आते ही ना. अब अभी तो पावर में आया नहीं, और उनके अंदर की लड़ाई भी स्टार्ट हो गई है H-1B वीज़ाज़ पे, गवर्नमेंट शटडाउन पे, डेट सीलिंग पे वगैरह वगैरह. तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी इन चीज़ों पे, बट जो कोर ओरिएंटेशन है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो रहेगा to be very brutally transactional with the rest of the world to achieve what they see as near-term American interest. Well, how do they define near-term American interest? One, onshoring of manufacturing into the United States is core policy to them. Immigration, in particular, the flow of illegal migrants into the United States remains a particular policy issue that they will continue to focus on. And then three, from a foreign policy priority perspective, there are three theaters where they want to deal with things. Core being China, obviously, which is linked to the trade and the manufacturing issue in particular.
Russia Ukraine जहाँ वो चाहते हैं कि this is not a sustainable conflict, we need to change things. Europe के अंदर भी with the German elections coming up, things might change a bit. So that's one. The second leg of this stool, and then the third leg of the stool is Iran in particular. Again, the idea being maximum pressure, given that Iran's axis of resistance has been dismantled to a large degree over the last year, to continue pushing that. But in all these three areas, Trump also holds the ability to surprise many of us in terms of how he goes about doing this. For example, it is also very likely that he might use escalation as a means in Russia to force, in Ukraine, to force Putin to negotiate. हो सकता है ये. और इस पे the reading, for example, the reading for that is that as part of the transition that is ongoing right now, Jake Sullivan and Waltz have had hours-long meetings, which is not the norm per se. Do NSAs meeting for that long? So there's some level of, continuity that is being discussed on strategy over there. For example, on China, he's invited Xi to the inauguration, so he may try to get a big deal out of China, which he tried to do when he was first president. Same with North Korea, उसने कोशिश की थी. और Iran पे भी he might use maximum pressure to make progress on a new deal with Iran, for example. And he's talked about the fact that हमारा issue जो है वो resolvable है, etc. I'm paraphrasing. तो इन सारी चीज़ों पे there is this potential. I'm not saying कि ये होगा, unlikely है in my mind, but he holds the ability to surprise people. But rhetoric बहुत sharp होगा, और उस रेट्रिक के थ्रू वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच फॉलो करेगा इन ऑल दीज बिग इश्यूज. लोग फटने वाले हैं. 70 मिनट हो गए हैं. जो हम 70 मिनट देखा है जिस सवाल के लिए, वो सवाल तो पूछ लो ना. हाँ. क्या है सवाल? साढ़े मुंडे नु छुड़ाएगा. मुदाखलत साजिश होगी या मुदाखलत, ये पूछना चाह रहे हैं आप? हर शादी पे जाते होंगे लोग यही. वैसे अब तो पूछते भी नहीं, अब तो देर कन्विंस के छुड़वाएगा. अब तो ये सवाल पूछना भी छोड़ दिया है. नाउ तो यूथ यूट्यूबर्स ने सक्सेसफुली ये नैरेटिव बना दिया है कि पक्का बनवाएगा. इमरान रियाज खान ने बोला था 25 दिसंबर से पहले फ़ोन आएगा, फिर वो खुद भाग गया. तो भाई अगर इतना आप श्योर थे कि जनवरी 6 को खान अमेरिका जा रहे हैं, तो आपने क्यों मुल्क छोड़ दिया फिर? अब तो आपका टाइम आने वाला था. सो जी, साडा मुंडा बाहर आ रहा है. देखे ना, मुज़ाकरात शुरू हो गए ट्रम्प के आने के बाद. आपको समझ नहीं आई? गेम तो ये है ना शहजाद भाई. देखिए, ट्रम्प आया भी नहीं अभी ऑफिस में, और पाकिस्तान ने जो है वो कमेटी भी बन गई, बातचीत भी चल रही है खान साहब के साथ, और रिहाई के जो है वो बात आगे जा चुकी है. तो ये अगर सिग्नल नहीं है तो फिर क्या है? ग्रेनेल ओवर जनरल. एग्जैक्टली. तो ये जो है वो हलाल मुदाखलत जो है वो हो रही है. ऑन ग्रेनेल, आई मीन लुक, ऑन द स्ट्रक्चरल थिंग, राइट, शायद ट्वीट आ जाए, शायद बयान आ जाए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से डायरेक्ट. ऑल्दो द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर मैनी इन द डायस्पोरा जो कि इंगेज कर रहे हैं ट्रम्प साइड से, कि ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड तक की लड़ाई लड़ रहा है. तो यार आपकी बात भी कर दे. वो अभी तक उसने नहीं की. क्यों नहीं की? ग्रीनलैंड तो मतलब रिलेटिवली जो है वो लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी. तो आई थिंक देयर इज़ मोर देयर देन मीट्स द आई. बट अगेन, the noise does not deliver anything at this point in time, especially for the PTI. PTI के अंदर एक internal rift है जो at least मुझे नज़र आता है between the overseas, in particular the North American or the US wing of the party, and the people within Pakistan जो कि कोशिश कर रहे हैं खान साहब को रिहा करवाने के लिए. And I think they're working at odds against each other, which is unfortunate for the party itself. और अगर आप realistically देखें तो अमेरिकन लेवरेज एज सच है नहीं छुड़वाई करवाने की इस वक्त. राइट, लेट्स गेम दिस आउट. अगर अमेरिका की कॉन्वर्जेशन पाकिस्तान के ऊपर देखी जाए लोगों की रिहाई के बारे में इन पर्टिकुलर, तो एक शख्स है जिस पे बहुत ज़्यादा बाई पार्टिजन कंसेंसस, शकील आफरीदी, उसे तो रिहा नहीं करवा सके वो आज तक. ठीक है, जिस पे कांग्रेस भी एग्री करता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्री करती है, बाकी ग्रुप्स एडवोकेसी के एग्री करते हैं, लैंगली एग्री करता है कि भाई उसने हमारी मदद की है, इसको छुड़वाओ. वो नहीं छुड़वा सक रहे. तो खान साहब इज़ अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ऑल टुगेदर in terms of the scale of the importance for the Pakistani state. So that's where you run into a problem. Then you run into the problem of saying कि अच्छा जी छुड़वा देते हैं.
लेट्स अस्यूम वाइट हाउस के अंदर कोर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो आर्ग्यूमेंट है गोइंग टू और फ्रॉम ट्रम्प टू द NSC इज गेट दिस गाय आउट, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई बडी, आई वॉन्ट हिम आउट ऑफ पावर. देन द क्वेश्चन विल बी, अच्छा भाई वो हमारे लिए करेगा क्या? व्हाट हमने बात की ना, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये वो, भाई हमें क्या चाहिए पाकिस्तान से इस वक्त? और उसका मेन इंटरलॉक्यूटर या मेन डिलीवरी पार्टनर कौन है हमारा जो दे सकेगा? क्या वो इमरान खान है? अच्छा जी इमरान खान है तो अस्यूम कर लो इमरान खान जो है वो अमेरिका को कहता है मैं हर चीज़ आपको देने को तैयार हूँ, चीन को भी लानत भेजूंगा, ईरान पे भी आपने जो करना है कोऑपरेट करूँगा, इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 होता है मेरी तो अभी से दस्तखत ले लें, MBS से पहले मैं साइन कर दूंगा, ठीक है ना? अज्यूम करें ये सारी चीज़ें क्रेडिबली कम्युनिकेट की जा चुकी हैं. क्या इमरान खान में कैपेसिटी है as the next prime minister to deliver on these things credibly? The answer is no. You're assuming it's Imran Khan alone. No, I'm assuming that he agrees to this, right? You're assuming that it's him alone and it's not people working under the people who has the authority to So deliver maybe this. they agree, but there has to be a systemic way for the National Security Council and the White House to know, right, कि ये deliver कर देंगे. There is enough infiltration. तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी ना, हाँ. तो उसके बाद डिसीजन मेक होगा, ठीक है? तो अब अस्यूम कर लें सारी हो जाती हैं, तो दूसरी जो साइड होगी वो कहेगी कि बॉस ये सारी चीज़ें तो हमें खान के बगैर भी मिलती हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है फड्डा इस वक्त लेने की? शायद वो करें हमारा काम, शायद ना करें, तो हमें तो वैसे भी मिल सकती हैं सारी चीज़ें. तो हम जाते हैं जो पावर ब्रोकर हैं उससे बात करते हैं, वो तो हमारे साथ अभी भी इंगेज्ड हैं, उसने तो हमारी यूक्रेन में भी मदद की है, वो तो ईरान के साथ भी हमारे साथ कोवर्ट लेवल पे कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने तो हमारे सफ़ीर को भी ग्वादर आने दिया है. तो अभी क्या ज़रूरत है छेड़छाड़ करने की इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है ना? तो ये आर्ग्यूमेंट होगी, कॉन्वर्जेसन होगी. फिर एक तीसरा एलिमेंट आएगा, वो कहेगा हाइपोथेटिकली कि जी खान साहब इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड. तो डोनाल्ड ट्रम्प कहेगा कि भाई क्यों नहीं ट्रस्टेड? तो वो कहेंगे कि भाई उसामा बिन लादेन को शहीद कहता है, ठीक है ना? हमारी जब जलालत हो रही थी अफ़गानिस्तान में तो उसने कहा कि अफ़गानियों ने जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों ने जंजीरें ग़ुलामी की तोड़ दी, तो हम उस बंदे को छुड़वाएंगे. अब ये करना है हमें दुनिया के अंदर, तो वो भी आर्ग्यूमेंट होगी. तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स होंगी जब डिसीजन मेक किया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ अप्रोच क्या होगी. अस्यूमिंग पाकिस्तान की तरफ कुछ चेंज लानी है, तो इफ़ यू अस्यूम कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि अमेरिका विल इंटरवीन इन पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स, आई रिपीट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स विल इंटरवीन in Pakistan's domestic political affairs, then that whole conversation will happen. As such, अभी तो है ही नहीं वो conversation. आप कह रहे हैं ग्रेनेल की ट्वीट, स्टॉर्म इन टीक आप वो enjoy 100%. attention enjoy कर रहे हैं. So then look at Grenell as well, right? Grenell Trump 1.0 के अंदर he was the main agitator for Germany. वो मर्कल के साथ लड़ाइयाँ करता था और फिर उसने कोसोवो बॉस्निया के अंदर कुछ हरकतें की एटसेट्रा. और अभी बिफोर द इलेक्शंस वो यूरोप में जाता था और कहता था मैं अगला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ वगैरह वगैरह. इफ़ समबडी हु वाज फाइटिंग विद जर्मनी चांसलर एंगेला मर्केल, वो अब उस लेवल पे आ गया है कि वो फ्री इमरान खान पे आ गया, तो आई सी इट एज अ डिमोशन फॉर द गाय एज वेल कि यार तुम यूरोपियन जो मेन इकोनॉमिक पावर है उसके साथ तुम उंगली क्या करते थे एक ज़माने में, और अब तुम जो हो वो पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हो, तो तुम्हारी तो डिमोशन हुई है, प्रमोशन तो नहीं है. मार्कल के बाद मार आज पे आ गया है. वो लोगों के बहुत सारे सवाल थे, रन थ्रू दीज. होपफुली ऑस्ट्रेलिया अब तक टेस्ट मैच जीत चुका होगा. जब हमने पॉडकास्ट शुरू की थी जायसवाल आउट हो गए थे. फेमस एम डॉक्यूमेंट में क्या है पाकिस्तान के लिए? एम डॉक्यूमेंट है क्या? हाउ 1991 इकनॉमिक रिफॉर्म हैपेंड, स्टेप बाय स्टेप. ड्रीम टीम में कौन होगा अगर पाकिस्तान में रिफॉर्म करना हो? यार ऐसा इतना कोई वो नहीं है सीक्रेट चीज़ के क्या करना है आपने, उस पर हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं. द बेसिक थिंग इज़ के द स्टेट हैज़ टू गेट आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड हैज़ टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्लो एंड स्टडी वे. ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन करते हैं सब ठीक हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, आपने जो ये $17.5 अरब के आसपास की लीड सब्सिडीज़ हैं उसे अनवाइंड करना है टू अलाउ द मार्केट टू डू इट्स थिंग. और उसमें से कुछ चीज़ें रिसोर्सेज जो हैं वो आप लगा दें रेगुलेटरी एस्पेक्ट के ऊपर टू ओवरसी द मार्केट. नंबर 2, उसमें आपको अच्छे लोग उस तरह आप रिक्रूट भी कर सकेंगे बिकॉज ऑफ दैट रिसोर्स गेन. एंड देन नंबर 3, आपने अपनी ह्यूमन कैपिटल कैपेसिटी बढ़ानी है
ये नहीं हो सकता कि 250 मिलियन लोगों का मुल्क जो है उसमें 40% बच्चे स्टंटेड हों, मिलियंस आउट ऑफ स्कूल हों, जो स्कूल जा रहे हैं उनकी भी बेसिक स्किलिंग ना हो. You cannot progress, and that's what they did. What do you think is really happening at the stock market? Undervalued or overvalued relationship with current interest rate? The best single measure of where valuations stand? यार नंबर एक, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बहुत नीचे थी बिकॉज ऑफ द क्राइसिस. फ्रॉम अ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो परस्पेक्टिव वो रिकवर हो रही है. नंबर दो, जो कि मेन ड्राइवर है इस वक्त बुल रन का, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से कट हुए हैं, तो एसेट जो है वो क्लास टी बिल से अब दूसरी तरफ जा रही है, और टी बिल से दूसरी तरफ आपने जो है रिस्क ऑन ट्रेड है वो स्टॉक मार्केट है, और थोड़ी बहुत अब वो रियल एस्टेट में आपको नज़र आने लगेगी बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स दैट विल बी बुक्ड इन द स्टॉक मार्केट. तो बेसिकली इट्स एसेंशली अ एसेट diversification or asset change. How he feels about lecturing us on how to deal with Imran Khan now that the greatest country in the world has re-elected Trump. Their Supreme Court did a Bandial Saqib Nisar and made sure he wasn't in jail for that. बड़ा लंबा वो है. फिर Elon Musk भी आए हुए इसमें. How does he like them apples now that Elon basically turned Twitter into a right-wing propaganda megaphone using the same BS free speech argument? खैर बड़े हैं. तो भाई देखो, ट्रम्प है तो पहली बात मेरा व्यू हमेशा से पाकिस्तान के अंदर भी ये रहा है कि पीपल्स चॉइस शुड बी पीपल्स चॉइस. उन्होंने वोट दिया है, तो आपने अगर इलेक्ट करना है डोनाल्ड ट्रम्प को या पाकिस्तान में इमरान खान को, वो उनका हक है. As much as I don't like it, I have no business in telling people that they, can't have that right. That's their fundamental constitutional right, and this is the beauty of democratic societies. You make a choice, you pay for it, and then you are made to look back on it 4 years later, and if you don't like it, you elect somebody else. So in that sense, I'm glad America had a fair election and Donald Trump won, and I wish Pakistan should have had a fair election and an electoral process in February 2024 or in 2018 or in 2013, and you can keep going back in time. तो वो right होना चाहिए लोगों के पास. On X and right wing, I'm not that active on X for exactly that reason. It's become a pretty shitty platform. पर वो there is some truth to the Supreme Court maneuvering. Mitch McConnell ने जिस तरह अपॉइंटमेंट रुकवाई, सुप्रीम कोर्ट आपने मनूवर किया, देन सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया, तो is it really the constitution then? Agar the law is not taking its due course. So American law actually also would not have disqualified him if he was he was a convicted felon when he ran. So being in jail, not being in jail doesn't really matter from his ability to run the election. He would have been the first man to run an election incarcerated in jail, but he was and still is a convicted felon and ran as a convicted felon in America. America does not have disqualification. Yeah, but would he have been the Republican candidate if... God knows. We don't know. Last time on podcast, he said Pakistan is like an unstable equilibrium, although he didn't use that word. Would he say Pakistan is entered into a stable equilibrium? ये तो हमने कर लिया ना. हाँ, और वो मेरा argument है कि Pakistan is currently in and will continue to be in a state of stable instability for 2025. Why can't Pakistan team close out matches when we are on top? यार कोई नहीं, अच्छा परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हार गए करीब आके, बट ठीक है, दे आर इम्प्रूविंग, सो द साइंस आर गुड. क्लोजर्स नहीं है हम लोग यार. We're like Imran Khan, we get on top and do nothing. What is the economy telling us about the future? हो गया. His favorite movie perhaps, which is quite obscure as much as I know. ये किसको पता है कि आपकी कौन सी obscure movie favorite है? यार ये तो मुझे rumors पहले में कोई obscure. I mean the best movie I saw this year was Gladiator 2. मुझे बड़ा मजा आया. Really? People have been shitting on it. No, I loved it. मुझे बड़ा मजा आया देख के. देखो मैं तो एक्चुअल कॉलोसियम जाके देख चुका हूँ ना, तो मुझे देखना नहीं है. तुमने नहीं देखा कॉलोसियम? नहीं, I've never been to Rome. I need to go. It's on my list. It was the best thing I saw. Yeah. But Gladiator 2 I recommend watching. Inflation is down, repo rates have been cut by Pakistan, seems to shoot itself in the foot with internet restrictions and military courts. Will Pakistan meet the targets for the next phase of IMF loans? What is the best and worst case scenarios? Yes, we will. अभी तक तो चलेगा, अभी तो शुरू हुई है. Given that Middle East is in trouble again, does he see any trade corridors happening in the future? For example, in the India-Middle East corridor, were these corridors economically feasible to begin with? Yeah, economic corridors are as feasible as the trade relations between countries. So if India is going to emerge as a manufacturing hub because of changing supply chains, then yes, IMEC makes sense. It makes sense already because of India's resource needs. So Middle East ke through,
purchase of oil and natural gas and things like that is important. तो वो सारी चीज़ें होंगी. Same thing with China. China is the biggest trading partner for the Middle East as well. So those corridor as such ऐसा कुछ नहीं होता. Was basically जब trade relations होते हैं तो you need to invest in more infrastructure, more ports, etc. तो वो जब ट्रेड होगी तो इन्वेस्टमेंट खुद ही आ जाएगी कॉरिडोर्स के अंदर. Rate Shehbaz for his economic performance, both the hits and misses during his last and current term as PM. यार मेन तो ये है कि ही इज़ अलाउड औरंगजेब द स्पेस टू डू what was needed to be done, which is secure IMF and restore stability. वो उसने कर दिया है. बिगेस्ट मिसेस के वो जो स्पेस सब कुछ जो मिला है स्पेस पार्लियामान को कंट्रोल करके, अब वो किसने कंट्रोल किया हम उस पर भी बात कर चुके हैं. पिंडी ने कंट्रोल किया है. उसके बावजूद भी आप रिफॉर्म नहीं कर पा रहे कोई चीज़ को, तो वो इट्स अ शेम कि भाई जब सब कुछ है तो जो करना है मुश्किल चीज़ें वो भी कर डालो यार. नहीं हो सकती ना यार, जब गवर्नमेंट आई एग्री. इस्लामाबाद अंडर सीज है, लाइक 10 साल के कब कैसे करें, अभी तो उनको ये क्लियर करना है. सो आई थिंक ये 2014 से ये मसला रहा है कि मिलिट्री एक बंदा सड़क पे रखती है बंदूक के साथ, जो उनकी नेगोशिएशन पावर स्ट्रांग हो जाती है. और अब जो ये अमेरिका के साथ हो रहा है, इफ़ पाकिस्तान एंड अमेरिका आर टू नेगोशिएट ऑन एनीथिंग राइट नाउ, अमेरिका's पावर इज़ वेरी स्ट्रांग because of these tweets. Why Pakistan allows car imports for as it fails local manufacturing like India has 100% import duty? भाई इंडिया की फिर मार्केट कैपेसिटी भी इतनी बड़ी है ना, पाकिस्तान की कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है. और पाकिस्तान भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है गाड़ियों पे, और गाड़ियों का जो हाल है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे लोकल मार्केट के अंदर वो भी आपके सामने ही है. तो एट सम पॉइंट यू हैव टू गो बियॉन्ड द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट एंड से अच्छा भाई इज दिस इवन वर्थ सस्टेनिंग और नॉट. एंड इफ इट इज़ वर्थ सस्टेनिंग एंड यू गॉट टू सेट सम टारगेट्स ऑन लोकल सोर्सिंग, improvement in quality, exports, etc. अब अगर आप उस वो मैन्युफैक्चर्ड गुड अगर सब्सिडी लेके एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक फॉर अ स्मॉलर मार्केट लाइक पाकिस्तान इट डजंट मेक सेंस. इंडिया इज अ मच बिगर कार मार्केट इन दैट सेंस. How can Pakistan work on increasing its exports in the short and long run? Which particular industries have potential to help Pakistan increase its exports? Should we focus on one or two particular industries such as Bangladesh focusing on RMG? I mean, there are industries you can focus on. Fisheries on the coast is one that you can look at. But basically anything that allows you to play and take advantage of labor arbitrage is important, and you can play a role. Furniture, manufacturing, etc. are parts of that. But core मसला, जो core issue है वो ये है कि आपने सारी manufacturing अपने coastal line पे लानी है. Because if you're doing labor arbitrage तो ज़्यादा माल जो है वो पोर्ट पे उतरेगा, उसकी बेसिक वैल्यू एडिशन होगी और वो एक्सपोर्ट होगा. तो जब ये आपने करना है तो ये नहीं हो सकता कि वो कराची पोर्ट पे लैंड करे, फिर वो अंदरून पंजाब जाए, अंदरून पंजाब में उसकी वैल्यू एडिशन हो, फिर वो नीचे आए ट्रक के थ्रू और फिर वो एक्सपोर्ट हो. आप लॉजिस्टिक्स में ही मार्जिन खो जाएंगे अपना. तो इफ़ पाकिस्तान डजंट हैव अ कोस्ट लाइन स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपोर्ट्स, इट कैन नॉट ग्रो इट्स एक्सपोर्ट्स. Top 3 predictions for 2025? यार प्रेडिक्शंस करके तो मरवा देते हो हर दफ़ा. कई लोगों ने पूछना why his predictions have been so wrong. तो वापस चलो रॉन्ग ही कंटिन्यू करते हैं. आई डोंट थिंक द टैरिफ वॉर विल बी एज टेरेबल एज पीपल आर एंटिसिपेटिंग बिटवीन द US एंड चाइना. इतनी बुरी नहीं होगी. आई थिंक द सेकंड प्रेडिक्शन इज दैट ईरान is likely to be hit again on its own soil by either Israel or a combination of Israel and the United States and in 2025. And then I think the third prediction is, again, because we're in the business of getting my predictions wrong, Pakistan wins 2025 Champions Trophy. At home? Yeah. At home और फाइनल घर पे होगा या बाहर? यार ये मुझे नहीं पता लेकिन जीत जाएंगे ये मुझे लग रहा है. आपका अपना पर्सनल क्या रेजोल्यूशन है सिंस ये 2025 आ गया है? जब पर्सनल यार टू बी मोर माइंडफुल अबाउट माय ओन फिटनेस एंड हेल्थ. दैट्स इट. नाइस. पीपल कमेंटेड लास्ट टाइम कि मस्कल्स बन गई हैं. मस्कल्स अभी तो है बट 2025 दैट्स द मेन गोल. थैंक यू Uzair and thank you everybody for listening. Take care. Bye.